सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कर्स्ड। ये एक सुपरनैचुरल ड्रामा टाइप सीरीज है और आज की वीडियो में हम इसके एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड शुरू होता है, हमें एक डूबती हुई लड़की दिखाई जाती है जो कि स्टोरी को नैरेट कर रही होती है और सोच रही होती है कि कहां से शुरू करूं, पानी से या आग से। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि घोड़े पे होती है और वो देख रही होती है कि काफी क्रोस का ग्रुप एक उजुमाकी जैसा पैटर्न बना के घूम रहे होते हैं। सीन एक बार फिर से शिफ्ट होता है, इस बार विलेज में जाता है जहां पे हम देखते हैं कि एक बच्चा लोगों के सामान चुरा रहा होता है। तभी वहां पे हमारी मेन लीड आती है जिसका नाम होता है नीमुए, और वो बच्चा और हमारी मेन लीड एक दूसरे को जानते हुए होते हैं और वो लोग कहीं जंगल में जाने की बात कर रहे होते हैं। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नीमुए जंगल में कुछ चीज को ढूंढ रही होती है जो कि वो अपने रिचुअल वगैरह में यूज करेगी। तभी वो देखती है कि कहीं से आवाज आती है और तभी वहां पे एक हिरन आ जाता है जिसे 2 लोग मार देते हैं। इसके बाद उनमें से एक बंदा बोलता है ध्यान से, वो तुम्हें कर्ज दे सकती है। तभी नीमुए अपनी पावर यूज करके उस बंदे के साथ कुछ ऐसा करती है जिससे उस बंदे का गला घुट जाता है एंड फिर नीमुए को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे उसके डैड उसकी पावर्स की वजह से उसे छोड़ के चले गए थे। सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है जहां पे हम देखते हैं कि नीमुए की मदर टाइम पे आके नीमुए को रोक लेती हैं एंड आगे बोलती हैं कि आज भेंट तुम ही चढ़ाओगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुछ लोग किसी टाइप का रिचुअल कर रहे होते हैं। तभी दिन से रात हो जाती है और हम देखते हैं कुछ चिंगारियां नीमुए के पास आती हैं और सब लोग बोलने लगते हैं कि ये बंदी श्रापित है, कर्स्ड है वगैरह वगैरह। पर नीमुए की मदर सबसे बोलती है कि अब तो आत्माओं ने खुद ही इसे अपने सरदार के तौर पर चुन लिया है। और नीमुए इतना सुनते ही वहां से भाग जाती है। नीमुए की मदर उसका पीछा करती है और नीमुए बोलती है कि मुझे सरदार वरदार कुछ नहीं बनना एंड वो वहां से जा रही होती है। तभी उसकी दोस्त आ जाती है एंड सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चे और एक बूढ़े को काफी शांत जगह पे बैठे हुए देखते हैं जहां पर बूढ़ा उस बच्चे से बोल रहा होता है कि ईश्वर ये है, ईश्वर वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। पर तभी हम देखते हैं कि उस बच्चे को एक बंदा उठा ले जाता है। फिर बैकग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहां पे हम देखते हैं कि कैसे इस सस्ते मनी हाइस्ट ने पूरे विलेज को तबाह करके रख दिया है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कुछ विलेजर्स अपने साथ एक बच्ची को ले जा रहे होते हैं और वो बच्ची उन विलेजर्स को बता रही होती है कि कैसे ये सस्ते मनी हाइस्ट वाले उसके विलेज में आए थे और सब कुछ खत्म करके रख दिया था। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बंदा दिखाया जाता है जिसका नेम मर्लिन है एंड मुझे ये बंदा काफी चैड लग रहा है, डोंट आस्क मी व्हाई। एनीवेज हम देखते हैं वो बंदा सोया टाइप का हुआ होता है। तभी राजा के 2 बंदे वहां पे आते हैं चेक करने के लिए, पर मर्लिन उनमें से एक बंदे का पकड़ लेता है गला और बोलता है कि मैं तुम्हें चूहा बना सकता हूं और वो बंदे उससे डर के भाग जाते हैं। हम देखते हैं हमारा मर्लिन द चैट बाहर से बाहर आता है। तभी उसके पास एक लड़की आकर उससे बोलती है कि वो अफवाह शायद सच है कि तुमने अपना जादू खो दिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं राजा कुछ दूसरे गार्ड्स को मर्लिन को लाने के लिए बोलते हैं। दूसरे गार्ड्स मर्लिन को राजा के पास लाते हैं। राजा और मर्लिन के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है और मर्लिन राजा को बताता है कि आपकी सारी समस्या का हल आपकी आत्मा से हो सकता है। और इतना बोल के मर्लिन वहां से चला जाता है। जब मर्लिन रास्ते में होता है तो वहां पे देखता है कि एक बर्ड रास्ते में गिरी हुई होती है एंड जब वो कासल के ऊपर जाके देखता है तो वो देखता है कि कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का कुछ हो रखा है वहां पर। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नीमुए अपने घोड़े पर सवार होकर एक बंदरगाह की ओर जा रही होती है क्योंकि वो इस देश को छोड़कर जाना चाह रही होती है। पर जब वो बंदरगाह पे पहुंचती है तब उसे मालूम चलता है कि यहाँ पे जो शिप आने वाली थी, जो जहाज आने वाली थी, वो ऑलरेडी लेफ्ट कर चुकी है और अब नेक्स्ट जहाज 6 महीने बाद आएगी। सीन शिफ्ट होता है राज्य के एक बाजार में जहां एक सिंगर गाना गा रहा होता है एंड वो नीमुए को देखकर उसकी तरफ गाना गाने लगता है। फिर नीमुए के पास आके उससे पूछता है क्या मेरे साथ पीने चलोगी। वो बोलती है कि किसी अजनबी के साथ कैसे जा सकती हूँ। तो वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलती है नीमुए और वो बोलता है कि मेरा नाम है आर्थर और अब हम अजनबी नहीं रहे। लड़की हंस देती है और हम सभी को मालूम है हंसी तो सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं आर्थर, नीमुए और नीमुए की दोस्त एक बार में बैठी हुई होती हैं। तभी वहां से एक बंदा बोलता है अरे देखो देखो, अपना आर्थर तो एक गोरी छोड़ी के साथ बैठा है। थोड़े मजे वजे लेने के बाद वो बंदा नीमुए को एक गेम के लिए चैलेंज कर देता है। नीमुए भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर उससे 20 चांदी के कॉइन को जीत लेती है। पर उस बंदे को मालूम चल जाता है कि नीमुए ने मैजिक यूज किया है तो उन्हें वहां से भागना पड़ता है। भागते भागते उनके पीछे कुछ वही सस्ते मनी हाइस्ट वाले मेंबर्स पड़ जाते हैं एंड फिर सीन आता है अपने मर्लिन पर, अपने मशहूर जादूगर मर्लिन पर, जो कि एक बंदे से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है एंड यहाँ पर उसे ये मालूम चल जाता है कि वो महल पर वो ब्लैक मैजिक टाइप का क्या था।
सीन फिर से नीमुए और उसकी दोस्त की तरफ आता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों उन्हीं लोगों से छुप रही होती हैं। तभी वहाँ पे आर्थर आ जाता है और वो बंदे भी वहाँ से भाग जाते हैं, चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रात में नीमुए और आर्थर तलवारबाजी कर रहे होते हैं। तभी नीमुए को कुछ विजन टाइप का आता है, जिसमें वो देखती हैं कि आर्थर कहीं पर नंगा पड़ा हुआ होता है। तभी सीन शिफ्ट होके उस बैड एस चैड जादूगर मर्लिन की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी अपनी नींद से उठता है एंड वो तुरंत एक बुक के पास जाके उसमें एक तलवार को देखता है, एक स्वॉर्ड को देखता है। सीन शिफ्ट होके सुबह की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नीमुए उठती है, अपनी दोस्त को उठाती है और बोलती है, अरे जल्दी उठ कुतिया वरना आर्थर उठ जाएगा। और वो दोनों आर्थर को वहीं छोड़कर वहां से चली जाती हैं। रास्ते में उन्हें एक घोड़ा, एक आग में लिपटा हुआ घोड़ा देखने को मिलता है। जब नीमुए और उसकी दोस्त इस चीज को चेक करने के लिए जाती हैं, तब वो लोग देखती हैं कि एक पूरे विलेज पर वही सस्ते मनी हाइस्ट वाले लोगों ने अटैक कर दिया है। वो दोनों विलेज के अंदर जाती हैं तो उन सस्ते मनी हाइस्ट वालों में से एक बंदा नीमुए की दोस्त को पकड़ लेता है। नीमुए अपने दोस्त की हेल्प करने की कोशिश करती है, उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर नहीं छुड़ा पाती। नीमुए एक जगह पर जाके छिप जाती है, जहां उसे वही छोटा चोर लड़का मिलता है जो कि हमें एपिसोड के शुरुआत में दिखाया गया था। नीमुए उससे बोलती है भागो, और इतना बोलते ही नीमुए खुद भी भागने लगती है। पर तभी उसके सामने वही सस्ते मनी हाइस्ट वाले लोगों का एक बंदा आ जाता है। तभी पता नहीं कैसे कहां से तीरों की बारिश होने लगती है एंड इसका फायदा उठा के नीमुए वहां से भाग जाती है। भाग के नीमुए अपनी मॉम के पास जाती है, जहां पे वो देखती है कि उसकी मॉम घायल होती है। उसकी मॉम नीमुए को एक तलवार देती है और बोलती है कि तुम्हें ये तलवार लेके वहां जाना होगा। पर जब तक वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाती, तभी वहां पे वही सस्ते मनी हाइस्ट वाले कुछ बंदे आ जाते हैं। नीमुए की मॉम उनसे फाइट करके नीमुए को भागने का समय देती है, पर नीमुए देखती है कि वो बंदे नीमुए की मॉम को मार देते हैं। सीन शिफ्ट होके उसी बैडएस जादूगर मर्लिन की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो कासल के बाहर बारिश में खड़ा होकर किसी चीज की प्रतीक्षा टाइप कर रहा होता है। तभी खून की बारिश होने लगती है। राजा पानी की डिमांड करता है, पानी पीने लगता है, पर जब वो ग्लास की तरफ देखता है तब उसे मालूम चलता है कि ये एक्चुअल में पानी नहीं खून है। सीन फिर से जादूगर की तरफ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक बिजली गिरती है, जादूगर को आग लग जाती है। सीन फिर से शिफ्ट होकर नीमुए के ऊपर चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो भाग रही होती है, उसके पीछे एक वुल्फ पड़ा हुआ होता है। वो लड़की एक पत्थर पे चढ़ उस सॉर्ड के ऊपर का कपड़ा उतारती है एंड हम देखते हैं कि जादूगर की बॉडी पर वही सॉर्ड का निशान बना हुआ है। तो मे भी शायद इस लड़की को जादूगर के पास आना है, मतलब मे भी, मुझे भी नहीं सही से पता। एंड हम देखते हैं कि आगे लड़की उस भेड़िए को मार देती है एंड सीन पर पूरा खून फैल जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कर्ज सीरीज के एपिसोड नंबर 2 को। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें एक बच्ची को देखते हैं जो कि एक आवाज का पीछा करते करते एक गुफा के अंदर चली जाती है। नीमुए भी उसी गुफा के अंदर चली जाती है एंड फिर हमें मालूम चलता है कि ये एक्चुअल में नीमुए ही है, जो कि छोटी थी और यहाँ पे लाइक नीमुए का फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है, चाइल्डहुड दिखाया जा रहा होता है। बट प्रेजेंट टाइम में नीमुए को वो रेड क्लॉथ्स वाले बंदे देख लेते हैं, तो नीमुए उन्हें देख के भागने लगती है और फ्लैशबैक में नीमुए के पीछे एक भालू पड़ा हुआ होता है। फ्लैशबैक में भी नीमुए भाग रही होती है, प्रेजेंट टाइम में भी नीमुए भाग रही होती है। फिर वो जो भालू होता है वो नीमुए की बैक पे अपने पंजों से अटैक कर देता है। तो उसकी मॉम बोलती है कि मैं वहां पे नहीं आ पाऊंगी, तुम आत्माओं की मदद लो, आत्माओं को बुलाओ। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि नीमुए की मॉम अपने घर पर ही हैं, बट वो सिर्फ मैजिक की वजह से, मैजिक के प्रयोग से नीमुए को दूर से देख पा रही होती हैं। फिर नीमुए फोकस करती है ताकि वो आत्माओं को बुला पाए एंड तभी भालू के सर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर गिर जाता है। एंड प्रेजेंट टाइम में जो रेड क्लॉथ वाले बंदे नीमुए के पीछे पड़े हुए होते हैं, उन्हें पेड़ों की जड़ें खींच लेती हैं। सीन शिफ्ट होकर मर्लिन की ओर जाता है, जहां राजा उससे पूछता है कि ये क्या चल रहा है भाई यार, खून की बारिश कैसे हो रही है, ये सब क्या हो रहा है। पर मर्लिन उनकी बातों का जवाब नहीं देता और गेट बंद करके खिड़कियों से भाग जाता है। सीन आता है जंगल में, जहां वो रेड क्लॉथ्स वाले ग्रुप का लीडर एक ब्लू क्लॉथ्स वाले बंदे के साथ होता है एंड वो बंदा ये हालत देख कर ही बता देता है कि ये एक लड़की ने किया है और उसके पास कोई स्वॉर्ड नहीं है। रेड क्लॉथ वाले ग्रुप का लीडर उसके चेलों से नीमुए को ढूंढने को बोलता है और वहां नीमुए एक रिवर के पास बैठकर अपना पास्ट याद कर रही होती है कि कैसे उस भालू के अटैक के बाद उसकी मॉम ने उसे बचाया था। और जब उसकी मॉम नीमुए को घर लेकर आती हैं तो वो नीमुए के डैड से हेल्प मांगती हैं, पर उसके डैड कुछ नहीं बोलते। उसकी मॉम बोलती है कि ये तुम्हारी ही बेटी है, पर उसका डैड कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है।
बड़ा हरामी है यार ये, मुझे मालूम है बोलना नहीं चाहिए पर यार गुस्सा आ रही है बंदे। सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि नीमुए कैसे ना कैसे करके हिम्मत जुटाती है, खड़ी होती है और आगे बढ़ती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उस चोर बच्चे को जिसको ब्लू क्लोथ्स वाले बंदों ने पकड़ लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें नीमू दिखाई जाती है जो कि एक विलेज में चुपके चुपके से जा रही होती है, बट तभी उसे रेड क्लॉथ वाले ग्रुप का एक मेंबर देख लेता है। वो नीमू से बोलता है कि अपने मुंह से कपड़ा उतारो। वो नीमू से कुछ सवाल करता है और नीमू आंसर देती है, बोलती है कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। ये सुन के वो बोलता है कि अच्छा चलो ठीक है जाने दो, पर रुको रुको मैं तुम्हारे दांत सही कर देता हूँ, मतलब मुझे तुम्हारे दांत को सही करने में हेल्प करने दो। फिर इसके बाद उसके दांतों को वही घोड़े गाड़ी वाला निकालता है जिसकी घोड़े गाड़ी में नीमुए बैठी थी, और उसके दांत को सही करने के बाद वो नीमुए को जाने देता है। तेरे को तो मैंने हरामी समझा था, तू तो देव मानुष निकला रे। इसके बाद सीन आ जाता है वो ब्लू क्लॉथ वाले बंदे पर जो कि उस चोर बच्चे को पकड़ के रखे हुए है। फिर वहां उस बच्चे के कुछ जान पहचान के लोग आ जाते हैं जो कि शायद उसी बच्चे को ढूंढने आए हुए थे, एंड वो बंदे ब्लू क्लॉथ वाले बंदे को पकड़ लेते हैं एंड फिर उससे बोलते हैं कि तू इस बच्चे के साथ क्या करने वाला था नीच इंसान। वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा बोलता है कि कुछ नहीं, वो बस चाह रहा है। तो बाकी लोग पूछते हैं कि किस लिए, तो वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा बोलता है कि तुम्हारे लिए, एंड फिर वो बंदा सबको एक एक करके मार देता है। सीन शिफ्ट होकर नीमुए की तरफ जाता है जहां आर्थर उसे देख लेता है। वो उसके पास आता है, उससे पूछता है कि तुम्हारी दोस्त कहाँ गई, तो वो बोलती है कि उसे कुछ लोग उठा के ले गए। एंड फिर वहां वही बंदा आ जाता है जिसने नीमुए के साथ पिछले एपिसोड में चैलेंज लगाया था। वो बंदा नीमुए को सॉर्ड को हैंड ओवर करने के लिए बोलता है, सॉर्ड को देने के लिए बोलता है, पर नीमुए उसका हाथ काट देती है और नीमुए और आर्थर वहां से भाग के कहीं और चले जाते हैं। इसके बाद आर्थर नीमुए की चोटों पर दवाइयां लगाते हुए उसकी पीठ पर एक निशान को देखता है जो कि उसी भालू के द्वारा है। वो उस निशान को छूने की कोशिश करता है, छूने ही वाला होता है, पर नीमुए उसे रोक देती है और बोलती है कि नहीं। फिर नीमुए को उसका पास्ट याद आता है जब वो एक लड़के के साथ जंगल में जाती है। वो लड़का उससे बोलता है कि नीमुए मैं बस तुम्हारा हूँ, और फिर वही लड़का उसको पकड़ के पेड़ के तने से लगा देता है। एंड फिर वहां पे 2-3 लोग आकर उसके कपड़ों को फाड़ते हैं और उसके वही निशान को देखते हैं। नीमुए बोलती है रुको, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। एंड फिर नीमुए अपनी पावर्स को अनलॉक कर लेती है एंड उनमें से एक लड़के को पेड़ की जटाओं से बांध देती हैं। पेड़ की जटाएं उस बंदे को पकड़ लेती हैं, पर वो दूसरे लड़के उसके दोस्त कैसे ना कैसे करके उसे बचा लेते हैं। फिर हमें नीमुए की मॉम दिखाई जाती है जो कि नीमुए से बोल रही होती है कि नीमुए तुम काफी स्ट्रांग हो, कि कैसे तुमने कई समस्याओं प्रॉब्लम्स का सामना किया। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहां आर्थर उस सॉर्ड को लेके चेक करता है एंड नीमुए से बोलता है कि ये सॉर्ड कितने में दोगी, तो वो बोलती है कि मेरी माँ चाहती थी कि ये सॉर्ड मैं किसी मर्लिन नाम के बंदे के पास ले जाऊं और उसे दूं। सीन शिफ्ट होकर मर्लिन की ओर जाता है जहां वो नीमुए की मॉम के पास आता है और देखता है कि नीमुए की मॉम मर गई हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि आर्थर और नीमुए कहीं महल जैसी जगह पर पहुंच गए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मर्लिन की तरफ जाता है जहां पे वो बाहर कहीं जाते हैं शराब के साथ। तभी एक ब्लैक कपड़े पहने हुए एक औरत आती है जो कि शायद मर्लिन की पुरानी दोस्त है, एंड वो बोलती है कि तुम्हें कुछ करना होगा। भविष्यवाणी के अनुसार जिसके पास स्वॉर्ड होगी वो ही राजा बनेगा। मर्लिन बोलता है कि बिना अपनी शक्तियों के मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो सॉर्ड ने मेरी शक्तियां ले ली हैं। आगे मर्लिन बोलता है कि मैं उस सॉर्ड को उसी आग में डाल दूंगा जिससे वो बनी थी, एंड शायद इससे मर्लिन को उसकी पावर्स वापस मिल जाएंगी। फिर मर्लिन उस ब्लैक कपड़े वाली औरत को हेल्प करने के लिए भी बोलता है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नीमुए सो रही होती है। तभी आर्थर चुपके से आता है और उसी सॉर्ड को उठा के चलने लगता है, पर तभी उसके पीछे एक लड़की आती है, उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो आर्थर बोलता है कि एक अंतिम इच्छा पूरी करने, एंड एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कर्स सीरीज के एपिसोड नंबर 3 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 2 बच्चे खेल रहे होते हैं। तभी एक लड़की एक बच्चे के पास आकर बोलती है कि आर्थर तुम्हारे पापा को देखो क्या हो गया है। और जब आर्थर अपने फादर के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके पापा के स्टमक में, पेट में तलवार लगी होती है। फिर वो लड़की बताती है कि कुछ लोग उसे छेड़ रहे थे, तब आर्थर के पापा ने आके उसे
बचाया था, पर इन्हीं सब के बीच में उन्हें तलवार लग गई। आर्थर के फादर फिर आर्थर को अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं कि देखो बेटा, बहादुरी उस इंसान में नहीं होती जो बहुत ज्यादा लोगों को मारता है, नहीं, बहादुरी उसमें होती है जो लोगों को नहीं मारता है। सीन प्रेजेंट में आता है जहां हम देखते हैं आर्थर नीमुए की स्वॉर्ड लेके वहां से जा रहा होता है। आर्थर एक विलेज में आता है जहां पर लोग उसे देखते हैं और बोलते हैं कि क्या ये प्रतियोगिता के लिए आया है और ये किस झंडे की ओर से लड़ेगा। भी एक बंदा और एक छोटी बच्ची उसे जाते हुए देखते हैं एंड वो बंदा उस छोटी बच्ची को बोलता है कि उसे जाकर बता दो कि वो आ गया है। सीन आता है नीमुए की तरफ जो कि उठ के देखती है कि उसकी स्वॉर्ड उसके पास नहीं। उसे वहां एक नन दिखती है जो कि बोलती है कि मैं लोगों को देखते ही पहचान लेती हूँ कि वो इंसान है या मॉन्स्टर। तभी एक और नन वहां आती है जो कि बोलती है कि तुम किसी से बात मत करना और नीमुए उसे साइड करके वहां से चली जाती है। नीमुए बाहर जाकर देखती है पर वहां पर वो ही रेड क्लोथ्स वाले बंदे है तो वो छुप कर एक रूम में आती है। फिर वहां एक सीनियर नन आके नीमुए से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो नीमुए उसे अपना नाम एलिस बताती है। फिर वो नन नीमुए से पूछती है कि क्या तुम फे की जाति से हो, मतलब क्या तुम फे के क्लैन से हो या फिर तुम प्रेग्नेंट हो, जिसपे नीमुए बोलती है कि हाँ मैम, यस मैं पेट से हूँ, मैं प्रेग्नेंट। सीनियर नन बोलती है कि अगर ये बात रेड पैलेडियंस को पता चल गई तो वो उसकी खाल उखड़वा लेंगे। सीनियर नन फिर वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नीमुए ने भी अब नन वाले कपड़े पहन लिए हैं। नीमुए के साथ एक और नन एक रूम के अंदर जाती है जहां पर हमें वही रेड पैलेडियन वाला बंदा दिखाई देता है, देखने को मिलता है, जिसके ऊपर नीमुए ने अपनी पावर्स का यूज किया था, जो कि लाइक बहुत ही ज्यादा तड़प रहा होता है। एंड दूसरी नन नीमुए को बोलती है कि जाके पट्टियां लेकर आओ, यानी बैंडेजेस लेकर आओ। नीमुए बाहर जाती है और सुनती है कि रेड पैलेडियंस वाले बंदों का लीडर कुछ बोल रहा होता है। तभी नीमुए एक नन से पानी का जग लेकर उस रूम में जाती है जहां वो रेड क्लॉथ वाले बंदे बात कर रहे होते हैं। उनका लीडर बोलता है कि हमें फे की जाति को खत्म करना होगा, वो लोग शैतान है। तभी वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा वहां आता है एंड उनके लीडर को मैप देता है और इंफॉर्मेशन नोट्स भी देता है जिसमें सारे जिंदा बचे फे जाति वाले लोगों के नाम लिखे होते हैं। रेड पैलेडियंस का लीडर बोलता है कि इस मैप से हम पता लगा पाएंगे कि फे जाति वाले लोग और कहां रहते हैं और उन्हें ढूंढकर उन सब को खत्म कर देंगे और इस देश में शांति लाएंगे। बस हमें एक बार वो स्वॉर्ड मिल जाए। तभी उनमें से एक बंदा पूछता है कि मर्लिन का क्या करना है, वो तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। जिसपे उनका लीडर बोलता है कि एक बार बस हमें स्वॉर्ड मिल जाए तब तो जीत हमारी ही होगी। नीमुए वहां से चली जाती है और वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा पीछे की ओर देखता है कि जैसे कि उसे उस पर शक। फिर वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा नीमुए के रूम में जाकर देखता है जहां नीमुए रुकी हुई है एंड वहां उसके कपड़ों की स्मेल से पहचान लेता है कि ये एक फे ही है। फिर सीन आता है नीमुए और वो दूसरी नन की ओर जहां वो उस बंदे को ठीक करने में लगी हुई है। दूसरी नन नीमुए से बोलती है कि यहीं रुको, हम इसे मरने नहीं दे सकते, अगर ये मर गया तो वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। फिर नीमुए कुछ अलग ही दवाई की सामग्री यानी रेसिपी बोलती है एंड वो दूसरी नन बोलती है कि ये तो फे की दवाई है, ये हम इसे नहीं लगा सकते। पर नीमुए बोलती है कि अगर ये मरा तो वो लोग हमें वैसे ही मार देंगे। सीन आता है उस ब्लू क्लॉथ वाले बंदे की ओर जो कि खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी रेड पैलेडियंस का लीडर उसके पास आता है जो कि उससे पूछता है कि यहाँ कोई दुश्मन वगैरह है। जिस पे वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा जवाब देता है कि हाँ, यहाँ पर कोई दुश्मन तो है क्योंकि मैं उन्हें स्मेल कर सकता हूँ, बट मैं एक्यूरेटली नहीं बता सकता हूँ कि वो कौन है। सीन शिफ्ट होके आर्थर के ऊपर आता है जो कि रास्ते में जाते हुए एक घोड़ा गाड़ी को देखता है जिसके अंदर उसकी आंट बैठी हुई होती है। वो आर्थर को अपने साथ ले जाती है एंड घर जाकर बताती हैं कि उनके बेटे की मौत हो गई है, जो कि आर्थर का चाइल्डहुड फ्रेंड था। और जब उसकी डेड बॉडी घर लाई गई तब उसके डैड ने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, वो नहीं रोए। उसके डैड काफी कठोर हैं, बहुत ही सख्त। फिर आर्थर को अपना पास्ट याद आता है जहां पर उसके डैड अपने बेटे को बता रहे होते हैं कि बेटे तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना होगा और अपनी बहन का ख्याल रखना होगा। और यहाँ हमें ये मालूम चलता है कि आर्थर की बहन को बिना अपनी मर्जी के चर्च जाना पड़ा था और वो चर्च वाली लड़की एक्चुअल में आर्थर की बहन ही है। सीन शिफ्ट होता है चर्च में जहां नीमुए रेड पैलेडियंस के घायल मेंबर पर दवाई लगा रही होती है एंड वहां सीनियर नन आकर देखती है कि रेड पैलेडियंस के वो घायल मेंबर पर फे की दवाई लगी हुई है। सीनियर नन बोलती है कि ये फे की दवाई जल्दी से इसके ऊपर से हटाओ। तभी रेड पैलेडियंस का लीडर वहां आ जाता है एंड वहां वो उस सीनियर नन से पूछता है कि क्या कुछ समय पहले कोई लड़की आपके चर्च में आई है। सीनियर नन जवाब देती है कि नहीं, मैंने बहुत समय से कोई नई लड़की नहीं देखी है। तो वो
रेड पैलेडियंस वाला बंदा ऑर्डर देता है कि सभी नन्स को बाहर लाइन से बुलाओ एंड इतना ऑर्डर देके वो वहां से चला जाता है। नीमुए ये सब अपना मुंह छुपाकर सुन लेती है एंड फिर सीनियर नन नीमुए से बोलती है कि जाके आइग्रेन को ढूंढो। सीन शिफ्ट होके जाता है राजमहल में, जहां हम देखते हैं कि राजा अपनी माँ से मिलने आए हुए होते हैं, जहां उनकी माँ उन्हें बताती है कि मर्लिन कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर कर रहा है। सीन शिफ्ट होके जाता है चर्च में, जहां सभी नन्स को एक रूम में बुलाया जा रहा है और नीमुए जब इग्रेन को ढूंढ लेती है तब उसे देखने को मिलता है कि इग्रेन किसी दूसरी लड़की को किस कर रही है, यानी लेस्बियन है ये दोनों। फिर इग्रेन नीमुए को देखकर पूछती है कि क्या तुम जासूस हो, जिस पे नीमुए जवाब देती है कि नहीं मैं जासूस नहीं हूँ और मैं तुम्हारी ये वाली बात, ये लेस्बियन होने वाली बात किसी को नहीं बताऊंगी। इसके बाद एक रेड पैलेडियन नीमुए से बोलता है कि जल्दी से हॉल में आओ जहाँ सारी नन्स इकट्ठा हो रही हैं। नीमुए ये सुनकर एक रूम में जाती है जहाँ वो देखती है कि कई सारे मैप्स और नोट वगैरह पड़े हुए होते हैं एंड नीमुए उन्हें उठा के जला देती है। सीन जाता है आर्थर की ओर, जो कि अपने अंकल से मिलने आया हुआ होता है एंड यहाँ पे उसके अंकल का नाम भी रिवील कर दिया जाता है, जो कि है सर एक्टर। आर्थर सर एक्टर से मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मदद मांगता है, बट वो जवाब देते हैं कि नहीं तुम नहीं लड़ पाओगे, तुम काफी कमजोर हो वगैरह वगैरह, बट आर्थर उन्हें इन दी एंड मना ही लेता है। इसके बाद वो आर्थर से सॉर्ड के बारे में पूछते हैं तो आर्थर उन्हें एक झूठी कहानी सुना देता है कि ये सॉर्ड उसे ऐसे मिली है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मर्लिन की ओर चला जाता है, जो कि उसी ब्लैक वुमन के साथ बैठा है जो कि हमें पिछले एपिसोड में दिखी थी। वो ब्लैक वुमन मर्लिन से पूछती है कि तुम इतनी शराब क्यों पीते हो, जिसमें मर्लिन जवाब देता है कि उसने अपनी जिंदगी में काफी सारे इमोशंस को महसूस किया है, जैसे कि कैसे प्यार पाते हैं और कैसे उसे बार बार खोते हैं। फिर वो ब्लैक वुमन बोलती है कि मैंने एक सपना देखा है। मर्लिन पूछता है कि ओके चलो ठीक है, बताओ क्या सपना देखा है तुमने। तो वो बताती है कि मर्लिन मैंने सपना देखा है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा दुख, दर्द और पीड़ा झेलनी पड़ेगी, जो कि तुमने आज से पहले कभी सोचा तक नहीं होगा। आर्थर और उसके अंकल एक बार में जाते हैं जहां पर वही बंदा आ जाता है जिसने अपनी नीमुए को चैलेंज करने की गलती करी थी। वो बंदा आर्थर के अंकल को बताता है कि आर्थर एक झूठा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, ये सॉर्ड उसकी नहीं है, ये सॉर्ड उसने किसी से चोरी करी है। जिसके बाद उन सब के बीच में थोड़ी सी फाइट चालू हो जाती है एंड फाइट में अपना आर्थर बंदे के एक दोस्त को जान से मार देता है। वो बंदा वहां से भाग जाता है एंड आर्थर और उसके अंकल के पास सैनिक वगैरह आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होके जाता है चर्च की ओर, जहां सभी नन्स लाइन से खड़ी होती है एंड वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा सभी को चेक कर रहा होता है कि कोई फेक एक क्लैन से तो नहीं है। तभी एक नन बोलती है कि वो नई लड़की कहाँ गई। तो रेड पैलेडियंस का लीडर सीनियर नन के पास आके उनसे पूछता है कि आपने तो मुझसे बोला था कि आपने यहाँ कोई नई लड़की नहीं देखी है। सीन शिफ्ट होके दूसरे रूम जाता है जहाँ हम देखते हैं कि नीमुए और इग्रेन उसी रेड पैलेडियंस के घायल मेंबर पर दवाई लगा रही होती हैं। वो घायल बंदा जाग जाता है और नीमुए की तरफ इशारा करता है कि ये है वो। पर इग्रेन ये देखने के बाद नीमुए की हेल्प करती है और इग्रेन उस घायल बंदे को जहर दे देती है एंड नीमुए को सेफली वहां से भगा कर ले आती है। सीन फिर जाता है आर्थर की ओर, जहां पर सैनिकों ने अब उसे पकड़ लिया है और उसे पकड़कर उससे सॉर्ड छीन कर रेड पैलेडियंस को दे देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होके जाता है नीमुए और इग्रेन की तरफ, जहां पर इग्रेन नीमुए को बताती है कि वो आर्थर की बहन है और इग्रेन मदद करेगी नीमुए की आर्थर तक पहुंचने में। इसके बाद इग्रेन नीमुए को आर्थर की लोकेशन बता देती है एंड फिर जब नीमुए जाने लगती है तब इग्रेन नीमुए से बोलती है कि तुम इन सब में अकेली नहीं हो। सीन शिफ्ट होके जाता है चैड मर्लिन के ऊपर, जहां वो एक बार में होता है एंड बार वाली लड़की उसके पास आके उससे बोलती है कि रॉबी तुमसे मिलना चाहता है। मर्लिन फिर जाने लगता है पर रास्ते में कुछ लोग उसका रास्ता रोकते हैं एंड वो मर्लिन पर ज़ॉम्बी जैसा अटैक करके उसके ऊपर गिर जाते हैं। पर मर्लिन हमारा चैड अपने कुछ मैजिक वगैरह का यूज करके जमीन के अंदर चला जाता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं कर्स सीरीज के एपिसोड नंबर 4 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि इग्रेन जंगल में बैठी हुई होती है, तभी वो एक पत्थर से अपने सर पर मार लेती है। फिर रेड पैलेडियंस उसे चर्च तक लेकर आते हैं, जहां पर वो बताती है कि वो फे वाली लड़की ने मुझ पर हमला किया भागने के लिए, मतलब मेरे पे हमला करके भाग गई। रेड पैलेडियंस का लीडर बोलता है कि चर्च एक पवित्र जगह है जहां आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। एंड तभी हमें यह दिखाया जाता है कि रेड पैलेडियंस का लीडर सीनियर नन को पकड़ कर ले जा रहा होता है। इग्रेन सीनियर नन को बचाने की कोशिश करती है पर रेड पैलेडियंस ने उसे पकड़ रखा होता है एंड वो उन्हें नहीं रोक पाती। रेड पैलेडियंस जाने लगते हैं पर तभी
तभी वो लड़की जिसने ये बोला था कि यहाँ एक नई लड़की आई है, वो लड़की ये बोलती है कि उसे भी रेड पैलेडियन बनना है। और मैंने तुम लोगों को ये बात पहले नहीं बताई थी तो इसके लिए सॉरी, पर इस लड़की का नाम आइरिस है। सीन जाता है नीमू की तरफ जहाँ पे वो जंगल में पहुंच गई है एंड वो एक गाड़ी से छुपने की कोशिश करती है, पर वो गाड़ी वाला बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर वो गाड़ी वाला कुछ पासवर्ड जैसा बोलता है जो कि होता है सुबह जन्म लेते हैं, और नीमू जवाब देती है कि शाम में विलीन होने के लिए। ये कुछ पासवर्ड जैसा है फे जाति के लोगों का जो कि हम नॉर्मल इंसानों को नहीं समझ में आने वाला। फिर वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है एंड वहां उसे स्नेक क्लैन के 2 लोग दिखते हैं। सीन शिफ्ट होकर बंदरगाह की ओर जाता है जहां पर हमें एक मोटा बंदा दिखाया जाता है। क्या मतलब मैं बॉडी शेमिंग कर रहा हूँ, मुझे बंदे का नाम नहीं मालूम इस वजह से मोटा बुला रहा हूँ। एनीवेज हम देखते हैं कि मोटा स्टोर रूम में जाता है जहां पर उसे नीमोए की दोस्त दिखती है जिसका नाम है पिम। सीन जाता है नीमोए की तरफ जहां वो गाड़ी वाला उसे बताता है कि जंगल में फे लोगों का काफी बड़ा ग्रुप है, वहां तुम सेफ रहोगी। पर नीमोए बोलती है कि थैंक यू पर मुझे कहीं और जाना है। गाड़ी वाला बोलता है कि पर हर जगह पैलेडियंस है। नीमोए बोलती है कि पर मेरा जाना जरूरी है, ये क्लैन वालों के लिए बहुत जरूरी है। तो गाड़ी वाला पूछता है कि वो आखिर ऐसी चीज क्या है जिसकी वजह से तुझे जाना है। तो नीमो जवाब देती है कि मैं आपको नहीं बता सकती, और अगर मैं बताऊंगी भी तो आप मानोगे नहीं। सीन जाता है पिम की तरफ जहां वो मोटा सा बंदा उसे अपनी माँ के पास लेकर आता है और बोलता है कि हमें इसकी हेल्प करनी होगी। बट उस मोटे की माँ बोलती है कि ये तो फे जाति से है, कल सुबह से पहले इसे यहाँ से निकाल देना, नहीं तो रेड पैलेडियंस हमें भी मार देंगे। वो बोलता है कि नहीं हम शादी करने वाले हैं। तो पिम बोलती है अरे ये क्या। वो बोलता है कि नहीं यही भाग्य है, गॉड ने, भगवान ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। सीन शिफ्ट होकर मर्लिन की तरफ जाता है जहां पे हम देखते हैं कि वही लोग जिन्होंने मर्लिन के ऊपर पिछले एपिसोड में अटैक किया था वो लोग मर्लिन को उठाकर ले जा रहे होते हैं। वो लोग मर्लिन को एक बंदे के पास ले जाते हैं जिसका नाम रूगर है। वो बंदा बोलता है कि आओ मेरे प्यारे दोस्त। वो मर्लिन को शराब ऑफर करता है एंड फिर मर्लिन उससे रेड पैलेडियंस के लीडर के बारे में पूछता है। रूगर बोलता है कि वो कार्डन मेरे लोगों को मार रहा है और तुम्हारा राजा कुछ नहीं कर रहा है। वैसे कार्डन रेड पैलेडियंस के लीडर का नाम है। रूगर और मर्लिन के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है जिसके अंदर रूगर को मालूम पड़ जाता है कि मर्लिन उस सॉर्ड को ढूंढ रहा है। जिसके बाद वो मर्लिन से बोलता है कि तू उस सॉर्ड को क्यों ढूंढ रहा है, और ऊपर से यार मुझे तो ऐसा लगा था कि लास्ट टाइम तूने सॉर्ड को नष्ट कर दिया था, और अगर अभी तक वो सॉर्ड सही भी है तो तुझे वो सॉर्ड अब क्यों चाहिए। जिसपे मर्लिन रूगर की गुड साइड पे आने के लिए बोलता है कि नहीं नहीं सर, मैं उस सॉर्ड को सिर्फ इसलिए ढूंढ रहा हूं ताकि ढूंढ के मैं उस सॉर्ड को आपको दे सकूं। मर्लिन रूगर को एक नेकलेस दिखाता है और रूगर उस नेकलेस को रख लेता है। सीन शिफ्ट होकर चर्च में जाता है जहां पे आइरिस इग्रेन से पूछती है कि उस फे लड़की ने तुम्हें ज्यादा कुछ हार्म तो नहीं। सीन जाता है उस ब्लू क्लॉथ वाले बंदे के ऊपर जिसका नाम है दी वीपिंग। वो बंदा जंगल में कुछ निशानों को नोटिस करता है। रेड पैलेडियंस का लीडर पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तो वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा बोलता है ये दिशाएं बताता है, हमें सारे फे लोग यहीं मिलेंगे इस निशान के सेंटर पॉइंट में। सीन जाता है आर्थर की तरफ जहां वो रेड पैलेडियंस को चकमा देकर भाग जाता है। इसके बाद सीन फिर से जाता है मर्लिन की ओर जहां रूगर उसे ग्रीन फायर दिखाता है और उससे पूछता है कि ये वही आ गया ना जिसमें वो सॉट डाली गई थी। मर्लिन बोलता है कि ये फे अग्नि है। फिर मर्लिन उससे बोलता है कि चलो पीने चले, मतलब कि इतना बोल गए। फिर ये लोग ड्रिंक करने चले जाते हैं। सीन जाता है नीमोए की ओर जहां वो घोड़ा गाड़ी वाला बोलता है कि हम तुम्हें बस यहीं तक छोड़ सकते हैं, इससे आगे अब तुम्हें खुद जाना होगा। सीन शिफ्ट होकर आइरिस के ऊपर जाता है जहां वो गॉड के सामने प्रे कर रही होती है और बोलती है कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे रास्ता दिखाओ, और गुस्से से बोलती है मुझे रास्ता दिखाओ बेटी, गूगल मैप का यूज करो। फिर आइरिस गुस्से में होकर वहां के सारे सामानों को तोड़ने लगती है और उसे वहां एक चाबी दिखती है। वो उस चाबी को लेके उस रूम में जाती है जहां नीमोए रुकी थी। वहां पर वो एक बॉक्स के पास जाती है पर उसे अनफॉर्चुनेटली बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होके जाता है इग्रेन की तरफ जो कि चर्च छोड़कर जा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होके जाता है काइल में जहां आर्थर और नीमोए एक दूसरे को देख लेते। नीमोए पूछती है कि मेरी सॉर्ड कहाँ है। तो आर्थर बोलता है कि यार वो तो पैलेडियंस के पास है। नीमोए फिर वहां से जाने लगती है। आर्थर पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तो नीमोए बताती है कि वो सॉर्ड मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आर्थर पूछता है क्या खुद की जान से भी ज्यादा। तो नीमोए जवाब देती है कि यस, कम से कम तुम्हारी जान से तो काफी ज्यादा। सीन जाता है पिम की तरफ जहां वो एक बंदे से मिलती है। वो पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बंदा बताता है कि मैं एक व्यापारी हूँ, और फिर वो बंदरगाह की तरफ जाने लगता है। सीन जाता है मर्लिन की तरफ जो कि रूगर से बात कर रहा होता है। फिर मर्लिन गिरने की एक्टिंग करता है और फिर चालाकी से उससे चाबियां चुरा लेता है। सीन वापस से जाता है नीमोए और आर्थर की ओर जहां पर वो जंगल में चल रहे होते हैं। फिर नीमोए को एक आवाज आती है तो वो उस आवाज का पीछा करते करते एक गाड़ी के पास आ जाती है जिसके अंदर नीमोए को अपनी तलवार मिलती
मिलती है, अपनी सॉर्ड मिलती है। नीमुए अपनी सॉर्ड को उठा लेती है। वहां पर उन्हें एक और गाड़ी गिरी हुई मिलती है और ये गाड़ी वही गाड़ी होती है जिसमें नीमुए को वो फे जाति के लोग मिले थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब उनमें से कोई नहीं बचा होता है। फिर नीमुए गुस्से में आ जाती है। कुछ रेड पैलेडियंस पानी में नहा रहे होते हैं तो नीमुए अपनी सॉर्ड की तरफ देखती है और अपनी सॉर्ड से बोलती है कि प्लीज मुझे अपनी शक्ति दो, एंड इतना बोल के वो भी पानी के अंदर कूद जाती है एंड पानी के अंदर कूद के उन सारे रेड पैलेडियंस को मारने लगती है। एक पैलेडियन नीमुए को पकड़ लेता है तो पीछे से आर्थर आकर उस पर वार करता है और नीमुए को बचा लेता है। फिर आर्थर नीमुए को पानी से बाहर निकालता है एंड वो दोनों चलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें वही बच्ची मिलती है जो कि उस गाड़ी में थी, जो कि स्नेक क्लैन से है। जाता है रेड पैलेडियंस की तरफ जहां वो अपने मरे हुए साथियों को पानी से बाहर निकाल रहे होते। फादर कार्डन वीपिंग को बोलते हैं कि देखो मेरे बच्चे है, वो तुम्हें चैलेंज कर रही है। इन सिंपल टर्म्स यहाँ पे रेड पैलेडियंस का लीडर वो ब्लू क्लॉथ वाले बंदे को नीमुए के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा होता। इसके बाद रेड पैलेडियंस का लीडर फादर कार्डन बोलते हैं कि हे ईश्वर कृपा करके मौत का फरिश्ता भेजो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि चर्च में आग लग गई है एंड वो आयरस लड़की एक इविल स्माइल के साथ एक लाल कपड़ा अपने सर पर लेते हुए आगे बढ़ती है। सीन जाता है नीमुए की दोस्त पिम की ओर, जिसको नींद नहीं आ रही होती है तो वो उठकर बंदरगाह की ओर चलना स्टार्ट कर देती है। सीन जाता है मर्लिन की ओर जहां वो रूगर से चुराई हुई चाबियों की सहायता से वो एक हरी आग, जिसे हमने अभी एपिसोड में कुछ समय पहले देखा था और जिसे हम लोग फे अग्नि के नाम से भी जानते हैं, उसे वो एक बॉटल में स्टोर करके जा रहा होता है। तभी रूगर को पता चल जाता है कि उसकी चाबियां उसके पास नहीं है एंड रूगर अपने सैनिकों को मर्लिन के पीछे लगा देता है, पर मर्लिन वहां से भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नीमुए, आर्थर और वो बच्ची जंगल में एक अजीब जगह पर आ जाते हैं जहां पर हर जगह गोल चक्र टाइप के डिजाइन बने होते हैं। एंड मैं तुम लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि इन टाइप के डिजाइनों को हमने पहले भी सीरीज में कई बार देखा है। वो सब आगे चलते चलते एक गुफा में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें काफी फे जाति वाले लोग और दिखते हैं। आर्थर पूछता है कि ये कौन सी जगह है तो नीमुए जवाब देती है, बोलती है नेमोस। हम फाइनली यहाँ पहुंच गए और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं कर्स सीरीज के एपिसोड नंबर 5 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी एक सैनिक की गर्दन उड़ा देता है और फिर वो आदमी एक बुढ़े के पास जाकर बोलता है कि अब से तुम्हारे लोग, तुम्हारे सैनिक और तुम्हारा राज्य अब से कंबर के राजा का हुआ, और बोलता है कि बता दो उस झूठे राजा से कि पेनड्रैगन वंश के खून का असली राजा आ गया है। फिर सीन जाता है नीमुए की तरफ जहां आर्थर उससे बोलता है कि इस बार सॉर्ड की देखभाल मैं करता हूं। तभी मॉर्गन वहां आती है। नीमुए भी अपनी दोस्त को वापस से देखकर खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। नीमुए बोलती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं इसको नहीं लड़ा रही। तो मॉर्गन बोलती है कि मैं अपने भाई को जानती हूँ वो कैसा है। मॉर्गन बोलती है कि नीमुए तुम्हें अपने सच्चे दोस्तों को पहचानना होगा क्योंकि जो सॉर्ड तुम्हारे पास है उसके पीछे काफी सारे लोग पड़े हैं जो कि उस सॉर्ड का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। नीमुए मॉर्गन से बोलती है कि मॉर्गन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी एंड इसी के साथ ये सीन कट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर मर्लिन की तरफ जाता है जहां पर वो जंगल में चल रहा होता है। तभी उसके पास कुछ सैनिक आके उसे रोक लेते हैं और वो अपने घोड़े को भगा देता है। सैनिक बोलते हैं कि तुम्हें बंदी बनाया जाता है। मर्लिन पूछता है कि किस जुर्म, और फिर सैनिकों का कैप्टन आके बोलता है कि राजा को धोखा देने के जुर्म में। फिर सीन शिफ्ट होके जाता है फादर कार्डन के पास जहां वो एक टेंट में जाते हैं और वहां हम ऑडियंस नोटिस करते हैं कि फादर कार्डन जिस आदमी के पास जा रहे हैं उसके बंदों का फेस गोल्डन कलर से रंगा हुआ है। फिर फादर कार्डन उस आदमी के पास आ जाते हैं जो कि गर्म पानी में आराम कर रहा होता है। फादर कार्डन उसे देखते ही जमीन पर लेट जाते हैं उसकी रिस्पेक्ट में, पर वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि अरे उठो उठो और बताओ कैसे चल रहा है। कार्डन बोलते हैं कि सब ठीक है। तो वो बुढ़ा पूछता है कि और बताओ कितने विलेजेस को पवित्र किया। फादर कार्डन बोलते हैं कि अरे बहुत सारों को किया है और उनमें से तो कुछ विलेजेस थे भी नहीं। फिर बुढ़ा पूछता है कि कितने रेड पैलेडियन सैनिक है तुम्हारे पास। तो फादर कार्डन बताते हैं कि अरे बहुत सारे हैं, इतने हैं कि सही से गिनती भी नहीं करी जा सकती। बुढ़ा पूछता है कि फिर भी कितने होंगे। तो फादर कार्डन जवाब देते हैं कि अगर कुछ हिसाब लगाया जाए तो शायद 5000 के आसपास होंगे। बुढ़ा पूछता है कि और इनमें से मरे कितने हैं। फादर कार्डन बताते हैं कि बस थोड़े से। तो बुढ़ा पूछते हुए
बोलता है कि बस थोड़े से ही। तो फादर कार्डन बताते हैं कि हाँ हाँ बस थोड़े से। इसके बाद बुढ़ा उठकर फादर कार्डन के पास आता है और बोलता है कि उस विच को जल्दी से पकड़ो। फादर कार्डन बोलते हैं कि उसके पास वही सॉर्ड है, पर आप चिंता मत कीजिए, हम उसे जल्दी ही ढूंढ लेंगे और उसे ढूंढ कर उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, एक ऐसा उदाहरण सेट करेंगे जिससे उसके सारे साथियों की आत्मा तक कांप उठेगी। तो बुढ़ा बोलता है कि अरे जल्दी कर वरना तेरा उदाहरण सेट करना पड़ेगा। फादर कार्डन टेंट से बाहर निकल जाते हैं और अपने साथी वीपिंग मॉन्क को बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना सब कुछ सुनना पड़ा। और फादर कार्डन ये भी बोलते हैं कि एक बात याद रखना, अगर मैं मरा तो अकेला नहीं मरूंगा। सीन शिफ्ट होता है आयरिस की तरफ, जो कि जंगल जाते हुए रेड पैलेडियंस को देखती है। वो रेड पैलेडियंस के पास जाकर उनसे बोलती है कि मुझे भी रेड पैलेडियंस को ज्वाइन करना है, पर रेड पैलेडियंस आंसर देते हैं कि हम लड़कियों को नहीं लेते। पर जब वो उनके पैरों में पड़ने लगती है तो उनमें से एक बंदा बोलता है कि चलो ठीक है, अगर तुम हमें हाफ वुल्फ विच ब्लड का सर लाके देती हो, मतलब कि अगर तुम हमें उसका हेड लाके देती हो तो हम तुम्हें ज्वाइन करने देंगे। एंड यार कितने अजीब अजीब से नाम है इस सीरीज में। फिर सीन शिफ्ट होता है नीमोए की तरफ, जहां पर मॉर्गन उसे एक लेटर लिख के देती है और बोलती है कि नीमोए को ये लेटर मर्लिन को सेंड करना चाहिए। नीमोए जब उस लेटर को देखती है तब उसमें लिखा होता है कि मैं विच ऑफ ब्लड चाहती हूँ कि आप राजा से कह कर ये खून खराबा बंद कराएं, फे को प्रोटेक्शन दे, मतलब कि फे जो क्लैन है उन सबको प्रोटेक्शन दे, और अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको वो जादुई तलवार दे दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होकर नीमोए की दोस्त पिम की तरफ जाता है, जहां उसे एक शिप पर पकड़ लिया गया है और वहां उसे मारने के लिए बोला जाता है, पर एक लड़का ये झूठ बोलकर उसे बचा लेता है कि ये लड़की फे जाति से है, यानी कि इसे दवाई वगैरह की काफी अच्छी खासी नॉलेज होगी। और ये सुनने के बाद शिप की कैप्टन मान जाती है और पिम के पास आके उससे बोलती है कि अब से तू हमारे रेड स्पीयर की मेंबर है, जो कि आइस कम्बर किंग के खिलाफ जंग में हमारे जख्मी सैनिकों को हील करेगी, यानी कि डॉक्टर के तौर पे रख लिया इसे। सीन शिफ्ट होकर नीमोए और मॉर्गन की तरफ जाता है, जहां पर मॉर्गन उसे एक जगह पर लेकर जाती है किसी से मिलवाने के लिए। नीमोए वहां उस जगह पे पहुंचने के बाद एक अजीब सी वुमेन से मिलती है जिसकी टांगे पक्षी जैसी होती है। मुझसे मत पूछना मैं उसकी टांगे क्यों नोटिस कर रहा हूँ। नीमोए उस अजीब औरत से बोलती है कि ये लेटर मर्लिन तक पहुंचाना है, पूरी फे जाति का सवाल है, और उससे लाइक हेल्प मांगती है नीमोए, और वो अजीब औरत मान भी जाती है। सीन शिफ्ट होकर राजा की तरफ जाता है, जो कि अपनी माँ को काफी गुस्से में बताता है कि आइस किंग कम्बर ने हमारे काफी सारे सैनिकों को मार दिया है। उसकी माँ बोलती है कि उसे वही तलवार चाहिए। बेसिकली यहाँ पे किंग उथर अपनी माँ से अपनी सारी प्रॉब्लम्स वगैरह बता रहे हैं, साथ ही साथ वो उनसे सलाह मशवरा लेने भी आए हैं कि उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए। उनकी माँ बोलती है कि तुम्हें एक वीक किंग बनना बंद करना चाहिए, तुम्हें पहले तो सबके सामने जाके मर्लिन का गला कटवा देना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन करवा देना चाहिए, और इसके बाद रेड पैलेडियंस की मदद से आइस कम्बर किंग को समुद्र में फेंकवा देना चाहिए। और ये सब सुनने के बाद किंग उथर अपनी माँ को थैंक यू बोल के वहां से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर आर्थर और नीमोए की तरफ जाता है, जहां पर आर्थर नीमोए को एक पूल जैसी जगह में लेके आता है, लाइक हॉट स्प्रिंग टाइप की जगह में लेके आता है, और नीमोए के सामने ही अपने कपड़े उतार के उसके अंदर चला जाता है। आर्थर नीमोए को भी आने को बोलता है। पहले तो नीमोए मना करती है पर फिर मान जाती। आगे थोड़ी बहुत बातचीत के बाद नीमोए आर्थर के पास आकर उसे किस करने वाली ही होती है, पर आर्थर पीछे हट जाता है और यहाँ पर नीमोए के साथ साथ हम व्यूअर्स का भी कट जाता है, यानी कि गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया जाता है। आर्थर नीमोए से बोलता है कि मेरे ऊपर बहुत सारे कर्ज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा, तुम किसी ऐसे को डिजर्व करती हो जो तुम्हें खुश रख पाए, तुम मुझसे बेहतर डिजर्व करती हो। सीन आता है पिम की ओर, जहाँ उसके पास काफी सारे घायल क्रूमेट्स आ रहे होते हैं इलाज के लिए। फिर वहां पर वही लड़का आता है जिसने झूठ बोल के पिम की मदद करी थी इस बोट पर रुकने के लिए। उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है एंड फिर पिम उस बंदे से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि भाई बताओ बाहर फाइट वगैरह चल रही है और इस बंदे को एक खरोच तक नहीं आई है। तो वो बंदा जवाब देता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होता, क्योंकि मेरे पास है ये सी किंग का लकी लॉक, और बोलता है कि अगर मुझे तुम्हारे पास कभी इलाज कराने के लिए आना होगा तो मतलब कि मुझे ये लकी लॉकेट कहीं और रखना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मर्लिन की ओर जाता है, जहां पर उसे पकड़ लिया गया है और राजा उसके पास आकर बोलता है कि तुमने गद्दारी की है और यहाँ गद्दारी की सिर्फ एक ही सजा है, मृत्यु दंड। मर्लिन बोलता है कि ये करना पागलपन होगा, क्योंकि मेरे बिना तुम लोग सॉर्ड को नहीं हासिल कर पाओगे, और मुझे सूचना मिली है कि सॉर्ड जल्दी ही मेरे पास आ जाएगी। इतना सुन के राजा बोलता है कि ओके, फिर आज का समय है तुम्हारे पास सॉर्ड को ढूंढने का, और अगर आज भर में तुम सॉर्ड को नहीं ढूंढ पाए तो अगली सुबह सूर्य उदय
होते ही तुम्हारा सर कटवा दिया जाएगा, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा तुम्हें। जिसका मर्लिन जवाब देता है कि अरे यार ये तो काफी कम समय है। सीन शिफ्ट होकर जाता है आइरिस की ओर, जहां उसे कुछ फे जाति वाले बच्चे दिखते हैं और वो उसे नेमोस ले आते हैं। नेमोस वही जगह है जहां पर फे जाति के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर जाता है नीमुए की ओर, जहां पर वो एक कोरा नाम की लड़की से मिलती है जो कि उसे और फे जाति वाले लोगों से मिलवाती है। फिर सीन जाता है मर्लिन की ओर, जहां राजा ऊथर उसे मृत्यु दंड देने ही वाले होते हैं। तभी उस अजीब सी दिखने वाली बुढ़िया का पक्षी आ जाता है वहां पर। मर्लिन बोलता है कि महाराज ये संदेश मेरे लिए आया है। और जब राजा उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि उसके अंदर ये लिखा होता है कि मैं नीमुए ये सॉर्ड मर्लिन को देना चाहती हूँ। जिसे पढ़ के राजा मर्लिन को छुड़वा देते हैं और बोलते हैं कि इसे मेरे पास लेके आओ। सीन शिफ्ट होकर जाता है नीमुए की ओर, जहां हम देखते हैं कि आर्थर ने जाने की तैयारी कर ली है। नीमुए आर्थर को देखकर बोलती है कि जा रहे हो, और आर्थर जवाब देता है कि हाँ नीमुए मुझे जाना होगा मेरे डैड के जस्टिस के लिए और मेरी खोई हुई इज्जत के लिए। पर नीमुए बोलती है कि अरे थोड़ा सा तो रुक जाओ, फेस्टिवल के लिए रुक जाओ। तो फिर आर्थर रुक जाता है। इसके बाद एक डांस सीन होता है, जिसके बाद नीमुए और आर्थर के बीच में किस होता है। और किस करके आर्थर को कुछ रियलाइज होता है और वो बोलता है कि कहीं तुम ही तो मेरी इज्जत और मेरा जस्टिस नहीं यार, सॉरी यार, मुझे हंसी आ गई यार, कितनी बोर सीरीज है यार ये। एनीवेज फिर नीमुए आर्थर से बोलती है कि मत जाओ, रुक जाओ। तभी लोग बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि ग्रीन नाइट आ गया, ग्रीन नाइट आ गया, हमारा रक्षक आ गया। पर नीमुए और आर्थर उसका फेस नहीं देख पाते क्योंकि उस बंदे ने कुछ हेलमेट जैसा पहना होता है। वो ग्रीन नाइट बहुत सारे लोगों को बचा कर ला रहा होता है, जिसमें से वो चोर बच्चा भी होता है। फिर वो बंदा अपना फेस रिवील करता है एंड प्लॉट ट्विस्ट, यहाँ पे हम लोगों को मालूम चलता है कि ये बंदा एक्चुअल में हमारी नीमुए का ओल्ड फ्रेंड है जिसका नाम गवेन है। फिर सीन जाता है मर्लिन की ओर, जहाँ वो राजा ऊथर की माँ यानी कि महारानी के पास आए होते हैं एंड इशारे इशारे में उन्हें बता रहे होते हैं कि मैं आपका बिग सीक्रेट जानता हूँ। फिर वो महारानी को एक कहानी सुनाते हैं कि बहुत सालों पहले एक राज्य में राजा की मृत्यु होने के कारण थ्रोन खाली हो गया था। रानी प्रेग्नेंट थी पर उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने मिडवाइफ यानी कि दाई माँ को बोला कि वो एक किसान का अभी पैदा हुआ बच्चा उठा के ले आए। मिडवाइफ ने ऐसा ही किया। मिडवाइफ ने किसान के पास जाके उसे बहुत ज्यादा पैसा दिया और उसका बच्चा इन रिटर्न ले आई। कुछ दिनों बाद उस किसान की डेड बॉडी मिली और वो मिडवाइफ पता नहीं अचानक से कहीं गायब हो गई। महारानी बोलती है कि शायद दाई कभी गायब ही ना हुई हो, जिस पे मर्लिन जवाब देता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि दाई मेरे पास प्रोटेक्शन के लिए आई हो। और बेसिकली इस पूरी कॉन्वर्जेशन में मर्लिन महारानी को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मर्लिन को मालूम है कि ऊथर एक अडॉप्टेड बेटा है। सीन शिफ्ट होता है नीमुए और ग्रीन नाइट पर, जहां नीमुए ग्रीन नाइट को वो सॉर्ड दिखा रही होती है और ग्रीन नाइट नीमुए से पूछता है कि तुम इस सॉर्ड का क्या करोगी। नीमुए बोलती है कि मैं इसे मर्लिन को दे दूंगी। ग्रीन नाइट बोलता है कि वो मर्लिन जो धोखेबाज है। ग्रीन नाइट बोलता है कि ये सॉर्ड फे लोगों की है, तुम इसे मुझे भी दे सकती हो। पर नीमुए जवाब देती है कि नहीं, मेरी माँ ने बस इसे मर्लिन को देने को कहा है। ग्रीन नाइट बोलता है कि तुम्हारी माँ ने तुमसे ऐसा इसलिए कहा होगा क्योंकि उस समय पे उन्हें ऐसा लगता होगा कि मर्लिन तुम्हें सुरक्षित रखेगा। पर अब सबको मालूम चल चुका है कि मर्लिन कैसा इंसान है, वो एक धोखेबाज है। तो प्लीज तुम ये सॉर्ड मुझे दे दो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। फिर नीमुए बोलती है कि नहीं, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। तभी किसी के रोने की आवाज आने लगती है और हम देखते हैं कि मॉर्गन रो रही है क्योंकि उसे मालूम चल चुका है कि चर्च को आग लगा दी गई है, मतलब कि चर्च खत्म हो चुकी है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नीमुए और मॉर्गन एक जगह पर बैठकर बात कर रही होती हैं। तभी वो अजीब सी औरत वहां आ जाती है जो बोलती है कि मर्लिन का आंसर आ गया है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नीमुए एक जगह पर बैठी होती है और वो अजीब सी औरत नीमुए के इर्द गिर्द घूमकर कुछ रिचुअल टाइप का कर रही होती है। नीमुए पूछती है कि ये क्या है, तो वो बताती है कि ऐसे मर्लिन से बात करना खतरनाक हो सकता है, तो तुम्हें आत्माओं की शक्तियों के द्वारा बात करनी होगी। फिर वो अपनी आंखों को बंद करती है और जब अपनी आंखें खोलती है तो वो सामने किसी आदमी को खड़ा पाती है। नीमुए उससे पूछती है कि क्या तुम मर्लिन हो, और मर्लिन उससे पूछता है कि तुम्हारा इस जगह से क्या संबंध है जो आत्मा ने तुम्हें और मुझे यहाँ लाया। नीमुए बोलती है कि ये मेरा घर है और वही जगह है जहाँ मेरी माँ ने अपना दम तोड़ा था। मर्लिन बोलता है तो तुम लेनोर की बेटी हो, वैसे लेनोर ने नाम क्या रखा तुम्हारा। नीमुए फिर उसे अपना नाम बता देती है और आगे बोलती है कि मैं इतने समय से ये सोच रही थी कि मेरी माँ ने सिर्फ मर्लिन को ही तलवार देने को क्यों। मर्लिन बोलता है तो क्या तुम्हें इस सवाल का जवाब मिला। नीमुए बोलती है कि हाँ मुझे मिल गया, मेरी माँ ने सिर्फ मर्लिन को ही ये तलवार देने को इसलिए बोला था क्योंकि तुम ही मेरे असली डैड हो। एंड इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर
कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं कर्स सीरीज के एपिसोड नंबर 6 का। तुम लोगों को मेरी आवाज में यूजुअल से थोड़ी कम एनर्जी फील हो रही होगी एंड उसके पीछे एक प्रॉपर रीजन है जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ। इफ यू केयर तो तुम लोगों को बस कॉमेंट सेक्शन में जाके लिखना है कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को बता। सो मैं ग्लैडली तुम लोगों को बताऊंगा। एंड अगर तुम लोगों को नहीं मतलब है मेरी प्रॉब्लम से, सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कैसे पैलेडियंस फेलो की फसलों को जला रहे होते हैं। फिर सीन जाता है नीमोए की ओर जो कि नैमोस से जा रही होती है, पर गवेन यानी कि ग्रीन नाइट नीमोए के पास आकर उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए क्योंकि रेड पैलेडियंस हर जगह घूम रहे हैं, ऊपर से चोर वगैरह तो एग्जिस्ट करते ही हैं। तभी आर्थर आकर बोलता है कि कोई नहीं, मैं नीमोए के साथ जा रहा हूँ। और नीमोए बोलती है कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए, मुझे बस अपने सफर के लिए एक साथी चाहिए। आर्थर बोलता है कि नहीं, मैं साथी बनकर साथ चलता हूँ, पर नीमोए किसी काजे नाम की लड़की को अपने साथ चलने के लिए ले जाती है। फिर नीमोए को रास्ते में मॉर्गन मिलती है। मॉर्गन नीमोए से बोलती है कि वो भी उसके साथ चलेगी एंड फिर ये तीनों मिलके मर्लिन को ढूंढने के लिए चली जाती हैं। सीन जाता है मर्लिन की ओर जो कि जब एक फूल को देखता है तो उसे एक काइंड ऑफ फ्लैशबैक टाइप का आता है जिसमें वो नीमोए की मदर के साथ होता है एंड वो लोग एक क्वालिटी टाइम बिता रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होके वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ किंग ऊथर मर्लिन के पास आते हैं। उन दोनों के बीच में काफी लंबी चौड़ी बातचीत होती है, बट उनकी कन्वर्जेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट वो रहता है जहाँ पर किंग ऊथर मर्लिन से बोलते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम इस बार अपने राजा को धोखा नहीं दोगे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मर्लिन जंगल में एक घोड़े के पास आ जाता है जहाँ उस घोड़े के ऊपर सामान लदा हुआ होता है और उस सामान में एक बॉटल भी होती है जिसमें वो ग्रीन फायर यानी कि वही हरी आग होती है। और वहीं ऊथर की माँ यानी कि महारानी मर्लिन को छुपकर देख भी रही होती हैं और एक सैनिक को उसके पीछे भेज देती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक बंदे को बचाता है क्योंकि उसका खाना दूसरा बंदा उस बंदे से छीन रहा था। अगले सीन में आर्थर और गवेन की थोड़ी बहस हो जाती है किसी बात को लेकर, पर तभी फेलो का एल्डर गवेन से बोलता है कि गवेन जल्दी इधर आओ, कुछ जरूरी मीटिंग करनी है। मीटिंग में ये पता चलता है कि उनके पास खाना खत्म हो चुका है और उन्हें अभी बाहर जाना होगा खाने की तलाश के लिए। गवेन सुझाव देता है कि हमें इस रास्ते से जाना चाहिए, पर तभी आर्थर वहां आकर बोलता है कि नहीं, हम अलग रास्ते से जाएंगे और हमें कम से कम 6 लोगों की जरूरत होगी। एल्डर बोलते हैं कि वो अपनी तरफ से सिर्फ 3 और लोगों को सेंड कर सकते हैं, जिसके बाद ये लोग टोटल 5 हो जाते हैं। पहला हो गया आर्थर, दूसरा ग्रीन नाइट एंड 3 बंदों को अपना एल्डर सेंड कर रहा है, पर इन्हें चाहिए 6 लोग, जिसकी वजह से गवेन वो लड़के को देखता है जिसकी हेल्प आर्थर ने की थी और आर्थर से पूछता है तो क्या ये तुम्हारा साथी है। सीन शिफ्ट होता है नीमोए की ओर जहां उसे एक खंडहर दिखता है। मॉर्गन और काजे उससे बोलती हैं कि वो भी उसके साथ चलेंगी, पर नीमोए बोलती है कि नहीं, सिर्फ मैं ही जाऊंगी। नीमोए को एक कपड़ा और डंडा पड़ा हुआ दिखता है जो कि मर्लिन का है। तभी उसे मर्लिन दिखता है। नीमोए उसे देखकर बोलती है कि लोग सही बोलते हैं कि हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। मर्लिन बोलता है कि लाओ वो सॉर्ड मुझे दे दो, पर नीमोए बोलती है कि ऐसे ही नहीं। मर्लिन बोलता है कि जितनी देर तक तुम्हारे पास वो सॉर्ड रहेगी उतना ही ज्यादा खतरा तुम्हें रेड पैलेडियंस और पेन ड्रैगन के सैनिकों से बढ़ता जाएगा। पर नीमोए बोलती है कि नहीं, पहले ये बताओ कि माँ और तुम्हारे बीच में कैसे संबंध थे और तुम दोनों अलग क्यों हुए। सीन शिफ्ट होकर जाता है उस चोर बच्चे की ओर जहाँ वो गवेन से बोलता है कि मैं दुश्मनों को मारूंगा और गवेन उससे बोलता है कि हाँ जरूर, पर आज नहीं। फिर वो बच्चा अपने तीर कमान को सही करने लगता है एंड आइरिस उसके पास आकर उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे तीर कमान चलाना सिखाओगे। फिर उनके बीच में थोड़ी सी नोकझोंक टाइप की होती है, पर वो बच्चा मान जाता है उसे ट्रेन करने के लिए। फिर सीन जाता है मर्लिन और नीमोए की ओर जहां वो दोनों बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं एंड नीमोए मर्लिन से बोलता है कि अब जो भी हो डरना मत। फिर मर्लिन नीमोए को उसका पास दिखाता है कि वो कैसे उसकी मॉम से मिला था। नीमोए देखती है मर्लिन को जो कि बहुत ही दर्द में नीमोए के घर चला जाता है। फिर मर्लिन दर्द के कारण वहीं गिर जाता है। वहां उसे नीमोए की मॉम मिलती है जो कि गिरे हुए मर्लिन को बोलती है कि क्या हुआ। मर्लिन दर्द के मारे कुछ बोलता नहीं एंड नीमोए की मॉम नोटिस करती है कि इसकी चेस्ट में कुछ है जो कि मेन सोर्स था जहर का।
नीमोए की मॉम मर्लिन की चेस्ट से वो निकालती हैं और देखती है कि ये तो एक सॉर्ड है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि नीमोए की मदर और मर्लिन के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं और हमें एज अ ऑडियंस यहाँ पर यह भी मालूम चलता है कि अपना मर्लिन पहले राजा का एज अ सलाहकार भी रह चुका है, एज अ एडवाइजर भी रह चुका है। फिर नीमोए प्रेजेंट में आती है और बोलती है कि मेरी मदर जो कि रूल्स को लेके हमेशा स्ट्रिक्ट रहती थी, उन्होंने तक रूल्स को ब्रेक किया है। मतलब मर्लिन की मदद करने के लिए या फिर मर्लिन की मदद करने की वजह से नीमोए की मदर ने किसी रूल वगैरह को तोड़ा है। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली तो नहीं बताया गया है कि यहाँ पे किस रूल को ब्रेक करने की बात हो रही है, बट यस, नीमोए की मदर ने मर्लिन को बचाने के लिए कोई रूल वगैरह को तो ब्रेक किया है। मर्लिन बोलता है कि तुम्हारी मदर के बिना मुझे अपना जीवन कभी पूरा लगा ही नहीं। फिर नीमोए बोलती है कि आपकी बेटी आपके इस आलिशान खंडहर में आई है पर आपने उससे अभी तक खाने वगैरह के बारे में नहीं पूछा। तो मर्लिन बोलता है कि ओ हाँ, सॉरी, मेरे साथ आओ, मैं कुछ करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है आर्थर और ग्रीन नाइट की तरफ, जहाँ हम देखते हैं कि उनकी टीम राशन लेने जा रही होती है एंड उन्होंने अपने साथ आर्थर के न्यू फ्रेंड को, जिसकी आर्थर ने मदद करी थी, उसको ऐड कर लिया है। वो बंदा अब आर्थर की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा है एंड उससे पूछता है कि आपकी सबसे ज्यादा यादगार लड़ाई कौन सी थी। आर्थर बोलता है कि एक रात मेरे ऊपर 4 लुटेरों ने हमला किया था, मैं शराब के नशे में था एंड आई गेस वही फाइट मेरी सबसे ज्यादा यादगार फाइट है। फिर वो लड़का गवेन से पूछता है कि आपकी सबसे ज्यादा यादगार फाइट कौन सी है एंड गवेन बोलता है कि मेरे शुरुआती के दिनों की एक फाइट जब रेड पैलेडियंस ने मेरे एक दोस्त को पकड़ के उसमें आग लगा दी थी एंड मुझे बाहर आने को कह रहे थे पर मैं एक पेड़ के पीछे छुपा था। फिर गवेन उस लड़के से बोलता है कि तो अगर तुम्हें कभी भी मौका मिले रेड पैलेडियंस को मारने का तो जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा को मारना। सीन शिफ्ट होके उस चोर बच्चे की तरफ जाता है जहाँ पे वो आयरिस को तीर चलाने की ट्रेनिंग दे रहा होता है। फिर वो बच्चा आयरिस से पूछता है कि तुम्हारे परिवार का क्या हुआ एंड आयरिस उसे बताती है कि मेरे डैड ने मेरी मॉम का गला काट दिया था क्योंकि उन्हें लड़की नहीं बल्कि लड़का चाहिए था। इसके बाद आयरिस उस बच्चे से पूछती है कि तुम्हारे परिवार का क्या हुआ एंड वो बच्चा जवाब देता है कि मैं अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता था। फिर सीन जाता है नीमोए की ओर जहाँ मर्लिन उससे पूछता है कि तुम्हारी पावर्स तुम्हारे काबू में है ना। नीमोए बोलती है कि नहीं एंड फिर मर्लिन बोलता है कि तुम्हारी मदर के अंदर भी बहुत ज्यादा काबिलियत थी, बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, बट उन्होंने विलेजर्स का डॉक्टर बनना पसंद किया। मर्लिन काइंड ऑफ जानबूझ के नीमोए की मॉम की डिसरिस्पेक्ट करता है ताकि नीमोए अपनी पावर्स को अनलॉक कर ले एंड ऐसा ही होता है। नीमोए गुस्सा होती है एंड उसकी पावर्स अनलॉक हो जाती हैं। फिर मर्लिन नीमोए से बोलता है कि सामने जो पेड़ है उस पर एप्पल उगा कर दिखाओ। वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, पर मर्लिन बोलता है कि एक बार कोशिश तो करो। फिर नीमोए ट्राई करती है एंड वो एक्चुअल में सक्सेसफुल हो जाती है जिसकी वजह से दोनों खुश होते हैं एंड फिर मर्लिन नीमोए से बोलता है कि अब से मैं ये सॉर्ड नहीं उठाऊंगा और ना ही तुम्हें उठानी चाहिए। नीमोए पूछती है कि पर क्यों, जबकि ये सॉर्ड तो किसी को भी बड़ी ही आसानी से काट सकती है एंड मर्लिन बोलता है कि इसी वजह से मैं सॉर्ड से दूर रहने को कह रहा हूँ। सॉर्ड की इसी ताकत की वजह से आपको सॉर्ड की आदत लग जाती है और वैसे भी इस सॉर्ड के पीछे काफी लोग पड़े हैं एंड इस सॉर्ड की वजह से तुम्हारी जान को भी खतरा है। नीमोए बोलती है कि मुझे और अतीत देखना है और पास्ट की मेमोरीज देखनी। फिर नीमोए और मर्लिन वापस से पास्ट में जाते हैं जहाँ पे नीमोए की आंखों के सामने मर्लिन और नीमोए की मदर घपाघप कर रहे होते हैं। मर्लिन नीमोए की मदर से बहुत ज्यादा प्यार करने लगता है जिसकी वजह से वो उनके साथ शादी करना चाहता है, बट नीमोए की मदर मर्लिन को बताती है कि मेरी इंगेजमेंट हो गई है। मर्लिन को ऑब्वियसली ये बात अच्छी नहीं लगती, वो इसकी वजह से सैड हो जाता है एंड फिर कुछ समय बाद मर्लिन को ये भी मालूम चलता है कि अब उसके पास उसका मैजिक नहीं है, अब उसका मैजिक काम नहीं कर रहा है। वो जो सॉर्ड मर्लिन के शरीर के अंदर से बाहर निकली थी उसी के साथ साथ मर्लिन का मैजिक भी मर्लिन के शरीर से बाहर निकल चुका है। मर्लिन नीमोए की मॉम के पास जाकर उनसे पूछता है कि मेरी सॉर्ड कहाँ है, मुझे मेरी सॉर्ड वापस करो, बट नीमोए की मॉम बोलती है कि वो तुम्हारे शरीर को खत्म कर रही थी, वो सॉर्ड तुम्हारे शरीर को खत्म कर रही थी। एंड इतना बोल के नीमोए की मॉम मर्लिन को उसको उसकी सॉर्ड वापस करने से मना कर देती है क्योंकि नीमोए की मॉम की इंगेजमेंट भले ही किसी और से हुई हो बट वो अभी भी प्यार मर्लिन से ही करती हैं। बट मर्लिन उनके इन इमोशंस को नहीं समझता एंड गुस्से में बोलता है कि तुमने मुझे बर्बाद कर दिया एंड इतना बोल के वहां से बाहर चला जाता है। बाद में जब मर्लिन को उसकी गलती रियलाइज होती है तब वो नीमोए की मॉम के पास वापस आता है, बट नीमोए की मॉम इस बार मर्लिन को चले जाने के लिए बोलती है। वो बोलती है कि अगर तुम मेरे बारे में सच्ची केयर करते हो, अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो प्लीज मुझे छोड़ के चले जाओ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है एंड नीमोए देखती
देखती है कि मर्लिन अभी तक उठा नहीं होता है। फिर वो मर्लिन की उसी जादुई माला को उठाती है जिससे वो नीमोए को पास दिखा रहा था एंड उसे उठा के फिर नीमोए खुद समय में पीछे जाती है और वो बोलती है कि मुझे वो दिखाओ जो मर्लिन नहीं चाहता कि मैं देखूं। इसके बाद वो पास में जाती है एंड देखती है कि फे लोग ईवल बन गए हैं और वो लोगों को मतलब कि नॉर्मल जो इंसान है उन सबको मार रहे हैं एंड साथ ही साथ वो ये भी देखती है कि मर्लिन भी नॉर्मल लोगों को मार रहा है। फिर वो प्रेजेंट में आती है और मर्लिन के गले पर स्वॉर्ड रखती है और बोलती है कि तुम खूनी हो। मर्लिन जवाब देता है कि इस समय जो तुम्हें सही लग रहा है तुम वो कर रही हो एंड उस समय जो मुझे सही लगा था मैंने वो किया था। उस तलवार ने मुझे करप्ट कर दिया था, मेरी रेज को, मेरे अंदर के गुस्से को बढ़ा दिया था एंड इन्हीं सारी चीजों की वजह से मुझे इस तलवार को नष्ट करना ही होगा। पर नीमोए मर्लिन की किसी भी बात का भरोसा नहीं करना चाह रही होती है। उतने में ही राजा ऊथर के सैनिक वहां आ जाते हैं। फॉर्चुनेटली नीमोए और उसकी साथी वहां से भाग जाती हैं। सैनिक मर्लिन के पास आ जाते हैं एंड उनके हिसाब से मर्लिन ने फिर से सॉर्ड को गवा दिया है। सीन जाता है आर्थर और गवेन की ओर जहां गवेन बोलता है कि हम यहाँ घोड़ों को छोड़कर जाएंगे। आर्थर बोलता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए पर गवेन आर्थर से बोलता है कि तुम पानी लेके आओ, हम चक्की के पास जाते हैं। इसके बाद आर्थर का वही फ्रेंड आर्थर से बोलता है कि मुझे भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग वगैरह दो। तो आर्थर उसे कुछ मूव्स बता रहा होता है पर तभी उस लड़के के गले पर तीर लगता है। आर्थर देखता है कि ये किसने किया और हम उस ब्लू क्लॉथ वाले बंदे को देखते हैं जो कि तीर चला रहा होता है। वो आर्थर की तरफ भी तीर चलाता है एंड इसी के साथ एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं कर्स सीरीज के एपिसोड नंबर 7 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। ये एपिसोड भी वहीं से चालू होता है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ब्लू क्लॉथ वाला बंदा आर्थर पर तीर चलाता है पर आर्थर उसे डॉज कर लेता है। फिर ब्लू क्लॉथ वाला बंदा भागकर आर्थर के पास आता है एंड फिर इन दोनों के बीच में फाइट होती है। फाइट में वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा कुछ ना कुछ करके आर्थर को जमीन पर गिरा देता है एंड अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर आर्थर की गर्दन पर रख देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गवेन और उसके साथियों के ऊपर जाता है जहां पर वो लोग जैसे ही चक्की के पास पहुंचते हैं वैसे ही उनके ऊपर तीर से अटैक होने लगता है। गवेन देखता है कि ये अटैक तो रेड पैलेडियंस कर रहे हैं। फिर गवेन अपने साथियों को लेके चक्की की ओर भागने लगता है। सीन शिफ्ट होकर आर्थर के ऊपर जाता है जहां हम देखते हैं कि वो ब्लू क्लॉथ वाले बंदे ने आर्थर के चेस्ट पर स्वॉर्ड मार दी है बट फॉर्चुनेटली वहां पर गवेन आकर आर्थर को अपने साथ बचाकर चक्की के पास ले जाता है पर उनका एक साथी बाहर ही रह जाता है जिसकी पीठ पर तीर लग जाता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। गवेन चक्की के अंदर वहां खड़े एक बंदे से पूछता है कि यहाँ नीचे क्या है। वो बंदा बोलता है कि अनाज और पीछे का रास्ता। गवेन फिर बोलता है कि घायलों और औरतों को नीचे ले जाओ और गेट पर एक आदमी को एज अ गार्ड रखो। पर फिर आर्थर बोलता है कि हम यहाँ नहीं रुक सकते। गवेन बोलता है कि भाई चुप रहे और जितने हो सके उतने ज्यादा रेड पैलेडियंस को मारने की कोशिश करो। सीन जाता है नीमोए की ओर जहां नीमोए मॉर्गन से पूछती है कि ये कौन सी जगह है एंड मॉर्गन नीमोए को बोलती है कि ये ब्लड ब्रदर्स है और यहाँ बहुत सारे सैनिक मरे हैं। फिर काजे वहां आकर उनको बताती है कि पेन ड्रैगन के सैनिक यानी कि किंग ऊथर के सैनिक बस 1 घंटे में हम तक आ जाएंगे। साथ ही साथ काजे ये भी बोलती है कि वो यहाँ पर नहीं रुकना चाहती है क्योंकि वो ईवल सेंस कर पा रही है एंड फिर इसके बाद ये तीनों गुफा में छुपने का फैसला करती हैं। सीन शिफ्ट होता है मर्लिन की ओर जहां पेन ड्रैगन यानी कि किंग ऊथर के सैनिकों ने मर्लिन को पकड़ के रखा हुआ होता है पर मर्लिन वहां से कुछ न कुछ करके भाग जाता है। सीन जाता है जंगल में जहां एक आदमी बैठा होता है जो कि एक मछुआरा है यानी कि फिशरमैन है। उसके पास एक औरत आती है जो कि अपने साथ राजा रूगर का संदेश लाई है। वो औरत फिशरमैन से बोलती है कि अगर फिशरमैन मर्लिन को पकड़ के राजा रूगर के पास ले आता है तो राजा रूगर फिशरमैन को इतने सारे पैसे देंगे कि वो फाइनली वो शैडो लॉर्ड से अपना बदला ले पाएगा। सीन शिफ्ट हो जाता है नीमोए की ओर जहां वो मशाल जलाकर आगे बढ़ रही होती है। उन तीनों को वहां दीवार पर कुछ वियर्ड ड्राइंग्स बनी हुई दिखती हैं। फिर नीमोए आगे जाकर देखती है कि वहां काफी सारी हड्डियां पड़ी हुई होती हैं और सामने एक खाई भी होती है। फिर नीमोए को याद आता है कि मर्लिन ने कैसे इस तलवार का इस्तेमाल करके काफी सारे लोगों की जान ली है जिसकी वजह से नीमोए गुस्से में आकर इस तलवार को खाई में फेंक देती है। काजे बोलती है कि ये तुमने क्या किया एंड मॉर्गन
बोलती है कि चिंता मत करो, मैं तलवार को वापस ले आती हूँ। सीन जाता है पिम की ओर, जहाँ शिप की कैप्टन पिम को उसके घाव को सही करने के लिए बोलती है। कैप्टन काफी गुस्सा होती है क्योंकि इस गांव में किसी के पास पैसे ही नहीं है। फिर पिम उससे पूछती है कि तुम ये लुटेरे वाला काम कब से कर रही हो, जिसका कैप्टन गुस्सा होते हुए जवाब देती है कि नहीं, हम लुटेरे नहीं है, हम बस आइस किंग कम्बर से लड़ रहे हैं। सीन जाता है गवेन की ओर, जहाँ वो चक्की के नीचे स्टोर रूम में जाके देखता है कि क्या चल रहा है। तभी वहाँ एक छेद से स्क्विरल यानी कि वही चोर बच्चा वहाँ आ जाता है। गवेन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिसपे स्क्विरल यानी कि वही चोर बच्चा जवाब देता है कि मैं आपकी सहायता यानी कि मदद करना चाहता हूँ। और वो गवेन के उस साथी के पास जाता है जो कि बेहोश पड़ा हुआ होता है। इसे देखकर गवेन ब्लू क्लॉथ वाले बंदे पर अटैक करता है, पर ब्लू क्लॉथ वाला बंदा उसे डॉज कर लेता है। और फिर वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा बोलता है कि ग्रीन नाइट बाहर आओ, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। फिर ब्लू क्लॉथ वाला बंदा बोलता है कि कोई नहीं, आराम से आओ, मैं तुम लोगों की प्रतीक्षा कर सकता हूँ। ब्लू क्लॉथ वाला बंदा बोलता है कि जब तक तुम बाहर नहीं आते तब तक मैं इसके साथ खेलूंगा। और यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही सीन हो चुका है जैसा पिछले एपिसोड में गवेन ने आर्थर के दोस्त को बताया था, जो कि उसकी सबसे यादगार फाइट थी। पर यहाँ पे इस बार गवेन चुपचाप नहीं रहता, छुपता नहीं है, बल्कि बाहर जाने ही वाला होता है। पर इस बार आर्थर उसे रोक लेता है। गवेन आर्थर से बोलता है कि बीच में मत आओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फिर गवेन बाहर जाता है, पर आर्थर खुद ही तीर से गवेन के साथी के ऊपर हमला करके उसकी जान ले लेता है ताकि वो गवेन को बाहर जाने से रोक सके। सीन जाता है एक घर में एक बुढ़ी औरत पर, जहां उसके पास उसका नौकर आकर उससे बोलता है कि मालकिन आपसे कोई मिलने आया है। और फिर हम देखते हैं कि जो इस बुढ़ी औरत से मिलने आया है वो और कोई नहीं बल्कि अपना मर्लिन है। मर्लिन उससे पूछता है कि तुम्हारा परिवार सही है, तो वो औरत बोलती है कि हाँ है, कम से कम एक किसान की लड़की जितना सोच सकती है मेरे पास उतना तो है। फिर मर्लिन बोलता है कि तो तुम मानती हो कि ये सब मेरे एहसान की वजह से है। वो बुढ़ी औरत बोलती है कि यस। एंड फिर मर्लिन बोलता है कि तो ठीक है, अब तुम्हारी बारी है मेरे इस एहसान को चुकाने की। वो औरत बोलती है कि एक रात रुक जाओ, पर मर्लिन बोलता है कि हजारों जाने और राजाओं की जंग हमारे हाथ में है, हमें अभी जाना होगा। फिर सीन शिफ्ट होके जाता है पिम की ओर, जहाँ रेड स्पीयर रेड पैलेडियंस से उनका खजाना छीन कर पार्टी कर रहे होते हैं। इसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है मॉर्गन की ओर जाता है, जहाँ वो खाई में आई हुई होती है उस तलवार को ढूंढने के लिए। वो तलवार को ढूंढ लेती है, उसे उठाती है, पर उसे वहां कुछ आवाजें आने लगती हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नीमुए और काजे आपस में बातचीत कर रही होती हैं, जहां पर नीमुए काजे को बता देती है कि वो मर्लिन की बेटी है। काजे नीमुए से बोलती है कि तुम किसी को बताना मत कि तुम मर्लिन की बेटी हो, क्योंकि फे लोग मर्लिन पर भरोसा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अगर तुमने ये बात बताई कि तुम मर्लिन की बेटी हो तो वो लोग तुम पे भी भरोसा करना बंद कर देंगे। सीन वापस से मॉर्गन की ओर जाता है, जहां उसे उसकी पुरानी दोस्त सीलिया दिख जाती है। मॉर्गन उससे पूछती है कि तुम कैसे बची, एंड यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर जाता है आर्थर और गवेन पर, जहां रेड पैलेडियंस उस चक्की पर आग वाले तीर से हमला कर रहे होते हैं। सीन जाता है नीमुए की ओर, जहां वो काजे से बोलती है कि ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है मुझे। फिर वो काजे से बोलती है कि तुम यहाँ रुको, मॉर्गन अभी तक नहीं आई है, मैं जरा उसे ढूंढ के आती हूँ। पर काजे उसे रोकती है और बोलती है कि तुम यहाँ रुको, मैं उसे ढूंढ के आती हूँ। फिर सीन जाता है मॉर्गन पर, जो कि अपनी दोस्त सीलिया से पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आई, जिसपे सीलिया जवाब देती है कि मेरी सहायता सैली रीच ने की थी और उसने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। उसने बोला है कि ब्रिटानिया की सबसे ज्यादा पावरफुल विच ब्लड ऑफ विच यानी कि नीमुए नहीं बल्कि तुम होगी। सीलिया बोलती है कि मॉर्गन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है कि मैं जिंदा नहीं हूँ। मॉर्गन बोलती है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रही, तुम्हारा मतलब क्या है, जिसका सीलिया जवाब देती है कि मैं सेल रीच की पावर से तुमसे बात कर पा रही हूँ। आगे सीलिया मॉर्गन को बताती है कि तुम्हें बेल टावर के पास जाना होगा, जहाँ तुम्हें एक मरा हुआ आदमी मिलेगा जो कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स देगा और फिर तुम ब्लड ऑफ विच से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगी, मर्लिन से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगी और इवन शैडो लॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल बन जाओगी। फिर सीलिया मॉर्गन की लिप्स पे एक मकड़ी छोड़ देती है। मॉर्गन हिल नहीं पाती और वो मकड़ी मॉर्गन के मुंह के अंदर चली जाती है। फिर काजे मॉर्गन को आवाज मारती है और सीलिया मॉर्गन से बोलती है कि अब मुझे जाना होगा। सीन जाता है नीमुए की ओर, जहाँ जिस जगह वो बैठी होती है उस जगह की सारी मशालें बुझ जाती है, तो वो उन मशालों में आग लगाती है और जैसे ही वो आग लगाती है वैसे ही उसे कुछ विजन्स आते हैं आर्थर और गवेन के कि वो दोनों मुसीबत में हैं। फिर सीन जाता है आर्थर
की ओर, जहां गवेन आर्थर से बोलता है कि तुम फे लोगों को लेके बाहर जाओ, मैं रेड पैलेडियंस को अपनी तरफ उलझा के रखूंगा। पर आर्थर गवेन की इस बात को रिजेक्ट करता है, मना करता है और बोलता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद स्क्विरल यानी कि वही चोर बच्चा उन दोनों के पास आके बोलता है कि सर मैं भी हेल्प करना चाहता हूँ, मैं भी हेल्प करूंगा। जिसके बाद गवेन स्क्विरल को फे लोगों को बाहर ले जाने के लिए बोल देता है और आर्थर और गवेन फाइनली फैसला करते हैं कि वो लोग बाहर जाके रेड पैलेडियंस को उलझाएंगे। पर उससे पहले आर्थर गवेन से पूछता है कि क्या तुम नीमोए को पसंद करते हो, जिसपे गवेन जवाब देता है कि नहीं, वो मेरी छोटी बहन की तरह है। जिसके बाद आर्थर बोलता है कि ये सही है, तुम मेरे प्यार के दुश्मन नहीं हो, तो अब हम एज ब्रदर्स यहाँ पे मर पाएंगे। फिर वो बाहर जाते हैं और रेड पैलेडियंस के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इस बीच ब्लू क्लॉथ वाला बंदा देखता है कि चक्की पर जो आग लगी है उसके साथ कुछ हो रहा है, कुछ अजीब। फिर आर्थर गवेन और बाकी सब देखते हैं कि जो धुआं आग से बन रहा था वो बवंडर का रूप ले लेता है और रेड पैलेडियंस पर गिर जाता है, जिसकी वजह से आर्थर और गवेन को वहां से भागने का चांस मिल जाता है। वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें नीमोए मिलती है और हमें पता चलता है कि वो बवंडर नीमोए ने अपनी शक्तियों से बनाया था। सीन जाता है फिशरमैन की तरफ, जहां वो उसी बुढ़ी औरत जिससे मर्लिन मिलने आया था, उसी दाई माँ के पूरे परिवार को जान से मार देता है। फिर सीन जाता है पिम की ओर, जहां उसे रेड स्पीयर्स की कैप्टन बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलो लड़ाई करने। पिम बोलती है कि नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे लड़ाई करना नहीं आता। जिसपे डॉफ उसे अपना लकी लॉकेट दे देता है। और अगर तुम लोगों ने प्रीवियस के एपिसोड्स देखे होंगे तो तुम्हें मालूम होगा कि ये लकी लॉकेट क्या करता है। सीन जाता है मर्लिन और उस बुढ़ी औरत पर, जो कि आइस किंग कम्बर के पास जाते हैं। मर्लिन आइस किंग कम्बर से बोलता है कि मैं गवाह लाया हूँ ये प्रूफ करने के लिए कि किंग ऊथर थ्रोन का असली उत्तराधिकारी नहीं है, मतलब कि किंग ऊथर महारानी का ब्लड रिलेटेड असली बेटा नहीं है। मर्लिन उन सबको बताता है कि ये बूढ़ी औरत वही दाई माँ है जिसने बच्चों को चेंज किया था, जिसने किंग ऊथर को चेंज किया था। फिर मर्लिन आइस किंग कम्बर से बोलता है कि इन सब के बदले में मुझे भी तुमसे तुम्हारी सहायता, तुमसे तुम्हारी हेल्प चाहिए एक चीज के लिए। और दूर से ये सब वही फिशरमैन, वही मछुआरा देख रहा होता है। सीन जाता है पिम की ओर, जहां डॉफ उसके पास आकर उससे बोलता है कि तुम चुपचाप रहना, यहाँ रेड पैलेडियंस है। पर तभी उनके ऊपर रेड पैलेडियंस अटैक कर देते हैं। सीन जाता है नीमोए, आर्थर और गवेन की ओर, जहां वो सब वापस नेमोस में आ गए हैं। एल्डर गवेन से पूछता है उसके साथी के बारे में, पर गवेन जवाब देता है कि सॉरी, वो नहीं बचा। इसके बाद गवेन दूसरे एल्डर के पास जाके उनसे भी सॉरी बोलता है कि सॉरी, मैं हम सब के लिए राशन नहीं ला पाया। सीन आर्थर की तरफ जाता है, जहां वो नीमोए से बोलता है कि थैंक यू, तुमने हमें बचाया। फिर गवेन नीमोए के पास आकर उससे बोलता है कि लोग अपनी उम्मीद खो रहे हैं। जिसके बाद नीमोए एक ऊंची जगह पर जाके एक मोटिवेशनल स्पीच देती है कि रेड पैलेडियंस ने उनका सब कुछ खत्म कर दिया है, पर अब वो उन सब की रक्षा करेगी इस तलवार की मदद से। इस स्पीच में नीमोए फे लोगों को और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए और बहुत सारी बातें बोलती है, पर इसका एंड रिजल्ट यही निकलता है कि वो सब नीमोए को अपनी क्वीन मान लेते हैं, यानी कि अब नीमोए फे क्वीन बन चुकी है। आइरिस दूर से अपनी आंखों में आंसू भरे नीमोए को काफी गुस्से में देख रही होती है। मॉर्गन दूर से धीमी आवाज में फे क्वीन बोलती है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी आंखों में वही मकड़ी घूम रही है, यानी कि अब उस मकड़ी ने मॉर्गन को मैनिपुलेट करना चालू कर दिया है। एंड इसी एपिक मोमेंट के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं कर्स सीरीज के एपिसोड नंबर 8 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वही ब्लू क्लॉथ वाला बंदा, यानी कि वीपिंग मॉन्क, जो कि पत्तों पर खून देखकर बाकी रेड पैलेडियंस से बोलता है कि फादर कार्डन को संदेश भेजो कि मैंने उनके ठिकाने का पता लगा लिया है, जल्दी जाओ और बाकी के साथियों को लेकर आओ। और हम देखते हैं कि बैकग्राउंड से एक लड़की छुप कर ये सब देख रही होती है। सीन जाता है नीमोए की ओर, जहां आर्थर उसे एक ड्रूना नाम की औरत से मिलवाता है, जो कि एक स्मगलर है और ये फे लोगों को इस देश से बाहर निकाल सकती है अपनी शिप्स की मदद से। पर गवेन बोलता है कि नहीं, अभी भी इस देश में काफी सारी जगहों पे बहुत सारे फे लोग हैं जो कि हमारे पास नहीं आए हैं और हम लोग उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। पर आर्थर बोलता है कि यार, हम लोग इतने सारे लोगों का पेट नहीं भर सकते, ऊपर से अगर हम लोग अब जाने का डिसाइड
डिसाइड करते हैं तो हम लोग बहुत सारे लोगों की जानें बचा लेंगे। ड्रू ना उन्हें बताती है कि सारे जहाज 6 दिन में आ जाएंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां फे एल्डर नीमुए से बोल रहे होते हैं कि बहुत सारे फे लोग अभी भी इस देश में काफी जगहों पे बसे हुए हैं जो कि अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं और हम लोग उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते। साथ ही साथ फे एल्डर ये भी बोलते हैं कि हम लोग इस आर्थर पे कैसे विश्वास कर सकते हैं, जिसपे नीमुए जवाब देती है क्योंकि आर्थर ने विश्वास को जीता है अपना खून देके। इसके बाद नीमुए बोलती है कि अभी हमारे पास जितने लोग हैं हम सही से उनका पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो हमें हमारे पास जितने भी लोग हैं उन सबको लेके यहाँ से जाना ही होगा, हम कम से कम उनको तो बचा ले। तभी वहां पे वो लड़की आ जाती है जो कि वीपिंग मॉन्क को छुप के देख रही थी और वहां आके सबको बताती है कि रेड पैलेडियंस आने वाले हैं। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ग्रेमेर जाएंगे जहां आर्थर के अंकल एक्टर राज करते हैं, पर साथ ही साथ वहां पे थोड़े बहुत रेड पैलेडियंस भी हैं जिसकी वजह से उन्हें वहां पे जाके उनसे फाइट करके कब्जा करना पड़ेगा जगह को। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ईडिस जो कि आइस किंग कम्बर की आर्मी में है वो वहां पे खड़े होके सब लोगों को बता रही होती है कि ये है वो दाई जिसे सच्चाई मालूम है, जो कि गवाह है कि पेनड्रैगन ऊथर यहाँ का असली उत्तराधिकारी यानी कि राजा नहीं है, वो नकली है और ये बात जाके सबको बता दो। सीन जाता है मर्लिन और आइस किंग कम्बर की ओर जहां मर्लिन आइस किंग कम्बर से पूछता है कि तुम इस दाई के बदले में चाहते क्या हो, जिस पे मर्लिन जवाब देता है कि बस एक फे लड़की नेम्ड नीमुए, मैं चाहता हूं कि तुम उसे छोड़ दो। आइस किंग कम्बर जवाब देता है अरे टेंशन नॉट, हो जाएगा। एंड फिर मर्लिन से पूछता है कि वैसे ये लड़की तुम्हारी लगती क्या है, जिसपे मर्लिन जवाब देता है कि अरे यार कुछ नहीं, बस मैं एक वादे को प्रॉमिस को पूरा कर रहा हूँ। फिर आइस किंग कम्बर मर्लिन से खाना खाने के लिए बोलता है। मर्लिन वहां पे रेड पैलेडियंस को देखता है जिसकी वजह से वो आइस किंग कम्बर से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। कम्बर बताता है उनका एक खास मेहमान आया है और वो मेहमान कार्डन होता है। सीन जाता है ऊथर की ओर जहाँ वो अपनी माँ के पास आके उनसे बोलता है कि आपकी वजह से अब मैंने मर्लिन और वो तलवार दोनों को गवा दिया है और अब तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि ऊथर असली राजा नहीं है, ऊथर नकली राजा है। फिर ऊथर अपनी माँ से सच्चाई पूछता है एंड उसकी माँ उसे बताती है कि यस तुम मेरे असली बेटे नहीं हो, मैंने तुम्हें खरीदा था। महारानी बताती है कि ओरिजिनली तो उनका रूलर बनने का मन था पर ये जो कंट्री है ये सिर्फ मेल रूलर को एक्सेप्ट करती है, जिसकी वजह से महारानी को ऊथर को खरीदना पड़ा। और फिर महारानी ऊथर से बोलती है कि पर इन सब चीजों के बावजूद अभी भी मैं तुम्हारी राजमाता हूँ, तो जो मैं बोलूंगी तुम्हें वो मानना होगा। और फिर ऊथर बोलता है कि अगर मैं मरा तो आप भी मरोगी। सीन जाता है मर्लिन की ओर जहाँ कार्डन कम्बर को मैप दिखाता है तो कम्बर कार्डन से बोलता है कि यहाँ राजा को चर्च के हिसाब से चलना पड़ता है, जिसपे कार्डन जवाब देता है कि जो चर्च के हिसाब से चलता है उसकी जीत होती है और जो फे पुजारियों के हिसाब से चलता है उसका ऊथर जैसा हाल हो जाता है। फिर मर्लिन और कार्डन की थोड़ी नोकझोंक होती है जिसके बाद कार्डन कम्बर से पूछता है कि आप किसके हिसाब से काम करेंगे, जिसका कम्बर जवाब देता है कि मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। फिर सीन शिफ्ट होकर वीपिंग मॉन्क के ऊपर जाता है जो कि फे लोगों के अड्डे नेमोस में आ चुका होता है पर वहां पे उसे कोई नहीं मिलता। सीन जाता है नीमुए की ओर जहां वो रेड पैलेडियंस पर अटैक करने के लिए जंगल से बाहर आती है। एक रेड पैलेडियन उसे देख लेता है, वो नीमुए को मारने के लिए उसके पीछे कुछ सैनिक भेजता है पर नीमुए सबको जंगल में ले जाकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सबको जान से मार डालती है। फिर नीमुए जंगल से बाहर आकर किले में आ जाती है और सारे रेड पैलेडियंस को बोलती है कि अपने हथियार गिरा दो। दूसरी ओर गवेन की तरफ काजे किले के ऊपर जाने के लिए रास्ता ढूंढ रही होती है। फिर एक रेड पैलेडियन नीमुए के पास आकर उसे लड़ाई की चुनौती देता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। पहले तो वो रेड पैलेडियन नीमुए के ऊपर भारी पड़ रहा होता है पर फिर नीमुए तलवार की पावर का यूज करके उस रेड पैलेडियन को मार डालती है और खुद भी बेहोश होकर गिर जाती है। फिर वहां पे खड़े बाकी के रेड पैलेडियंस नीमुए के ऊपर अटैक करने वाले ही होते हैं पर तभी गवेन और बाकी के फे लोग किले के ऊपर चढ़ के रेड पैलेडियंस के ऊपर तीर तान देते हैं और बोलते हैं कि अगर वो लोग यहाँ से नहीं गए तो वो लोग सबको जान से मार डालेंगे, जिसे सुनने के बाद वो सारे के सारे रेड पैलेडियंस वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पे बाकी फे लोग आने लगते हैं जिसमें से आइरिस भी होती है। वो वहां पे मरे हुए रेड पैलेडियंस को देखती है जिसके बाद वो अपने हाथ में चाकू लिए नीमुए को मारने के लिए आगे बढ़ती है पर गवेन उसके पास आके उससे बोलता है कि अभी नहीं बच्ची, नीमुए से बाद में मिल लेना, नीमुए सही हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे गवेन को ये लगता है कि आइरिस नीमुए की फैन है और उसके हालचाल लेने आ रही है। फिर नीमुए उठती है और अपने सामने अपनी दोस्त पिम को देखती है जिसकी वजह से वो उससे पूछती है कि क्या मैं मर गई हूँ, तो पिम उसे बताती है कि अरे नहीं नहीं तुम बच गई हो। जिसके बाद नीमुए पिम से पूछती है कि तुम्हारे क्या हालचाल है, तुम कैसे बची। जिसके बाद पिम उसे बताती है कि जब मुझे पकड़ लिया गया था तब मैंने सही टाइम देख के वहां से भाग गई थी, भाग के कुछ लुटेरों के साथ मिल गई थी। फिर मुझे रेड पैलेडियंस ने फिर से पकड़ लिया और अब मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। फिर नीमुए अपने हाथ को देखती है और उसे
वही पास्ट याद आता है जो कि उसे मर्लिन के पास्ट में दिखा था। सीन जाता है आर्थर की ओर, जहां वो अपनी आंट से मिलने जाता है और वहां सर एक्टर यानी कि उसके अंकल उससे पूछते हैं कि कहाँ है वो चोरी की तलवार। आर्थर बोलता है कि मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। तो सर एक्टर उससे पूछते हैं कि फिर यहाँ किस लिए आए हो, अपना सम्मान कराने। आर्थर बोलता है कि मैं ये बताने आया हूँ कि हम सब यहाँ पे सिर्फ 6 दिन तक रुकेंगे। फिर सर एक्टर बोलते हैं कि मैंने सुनी है उन सब की बातें, वो सब उसे फेक क्वीन बुलाते हैं, फालतू की बातें, वो लड़की सिर्फ एक किसान है जिसके ऊपर इनाम है। फिर आर्थर अपनी तलवार निकालने वाला होता है पर रुक जाता है और बोलता है कि एक शब्द और नहीं, और आप उसे कभी नहीं समझ पाओगे। फिर सर एक्टर बोलते हैं कि हाँ, और मैं उसे समझना भी नहीं चाहता, पर मैं तुम्हारी फेक क्वीन से बात जरूर करना चाहूंगा। फिर सीन जाता है मॉर्गन की ओर, जहां उसे बेल टावर के नीचे एक मरा हुआ आदमी दिखता है और उसे सीलिया की बात याद आती है जो उसने उससे बोला था कि बेल टावर के नीचे तुम्हें एक मरा हुआ आदमी मिलेगा। फिर मॉर्गन टावर के अंदर जाती है और उसे वहां पे वही अजीब सी औरत मिलती है। मॉर्गन उससे पूछती है, बोलती है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। सीन जाता है नीमोए की ओर, जहाँ पिम नीमोए को घायल डॉफ को ठीक करने के लिए बोलती है। नीमोए अपनी पावर्स का यूज करके डॉफ को ठीक करने का ट्राई करती है पर वो नहीं कर पाती और बोलती है कि सॉरी, देर हो गई है। फिर पिम डॉफ का लकी लॉकेट डॉफ को देती है पर डॉफ मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, इसे तुम ही रखो। एंड फिर वो मर जाता है। पिम उस लकी लॉकेट को रेड स्पीयर के एक दूसरे मेंबर को देती है पर वो मना कर देता है, लेने से मना कर देता है और बोलता है कि डॉफ ने इसे तुम्हें दिया है। और वो रेड स्पीयर्स का मेंबर नीमोए को धन्यवाद भी करता है क्योंकि रेड पैलेडियंस ने रेड स्पीयर्स को कैद कर रखा था और नीमोए ने रेड स्पीयर्स को छुड़वाया है, जिसकी वजह से वो नीमोए को धन्यवाद करता है। सीन जाता है मॉर्गाना की ओर, जहां वो एक घायल बंदे की देखभाल करने के लिए उसके पास बैठी होती है। फिर वो उठकर हाथ धोने जाती है और वो महसूस करती है कि उसके पीछे कुछ है, और जब मॉर्गाना पीछे मुड़ के देखती है तो उसे देखने को मिलता है कि वो भूत टाइप की आकृति उस इंजर्ड पर्सन के पास आई है। वो भूत भी मॉर्गाना को देख लेता है पर मॉर्गाना उससे डर के अपने हाथ धोना कंटिन्यू रखती है। फिर वो भूत मॉर्गाना के पास आता है, उसे देखता है पर मॉर्गाना उसे नहीं देखती, इग्नोर करने की एक्टिंग कर रही होती है। फिर वो भूत उस घायल बंदे के पास जाता है, वो घायल बंदा चिल्लाने लगता है जिससे हमें ये मालूम पड़ता है कि शायद ये भूत टाइप की आकृति एक्चुअल में डेथ है जो कि उस घायल बंदे की जान लेने आई है। एनीवेज फिर मॉर्गाना उस बंदे के पास जाकर देखती है पर वहां पर और कोई नहीं होता, बस वही घायल बंदा हो जो कि मोस्ट प्रोबेबली अब मर चुका है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि महारानी ऊथर के साथ फादर कार्डन से मिलने आई होती हैं। बिकॉज टू बीट अ डेविल यू मस्ट मेक अ डील विथ वन। और फादर कार्डन भी बोलते हैं कि हम दोनों के दुश्मन सेम हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जाता है कंबर की ओर, जहां अब हमें मालूम पड़ता है कि ईडिस एक्चुअल में आइस किंग कंबर की बेटी है। वो अपने फादर के पास आके उन्हें बताती है कि हमने दाई माँ की मदद से काफी सारे गाँव में ऊथर के नकली राजा होने वाली बात को फैला दिया है और काफी सारे गांवों को अपने अंडर कर लिया है। पर 2 विलेजेस हैं जो कि हमें थोड़ी सी समस्या देंगे। ईडिस कंबर को एक पपेट दिखाती है। कंबर बोलता है तो तुम जादू से डरती हो, जिसपे ईडिस रिप्लाई देती है कि उस नीमोए ने पूरे शहर के ऊपर अपना कब्जा कर लिया है और उसके पास वो जादुई तलवार भी है, आपको उसे हराना ही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए के ऊपर जाता है जो कि सर एक्टर के पास आके उन्हें धन्यवाद करती है कि सर एक्टर उसे और उसके लोगों को यहाँ रहने दे रहे हैं। सर एक्टर जवाब देते हैं कि वो अपनी मर्जी से नीमोए और उसके लोगों को यहाँ नहीं रहने दे रहे हैं। और नीमोए बोलती है कि हाँ, मुझे मालूम है कि हमने फोर्सफुली इस सिटी को कैप्चर किया है और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तब तक आप ग्रेमेयर में एज अ गेस्ट वेलकम किए जाएंगे एंड 6 दिन बाद जैसे ही हम लोग यहाँ से चले जाएंगे आपको आपकी सिटी वापस मिल जाएगी, पर जब तक मैं यहाँ पे हूँ आप मेरे थ्रोन पे बैठे हो। इसके बाद सर एक्टर थ्रोन से उठ जाते हैं और नीमोए को बोलते हैं कि एंजॉय कर लो अपना ये छोटा सा राज सिंहासन जब तक तुम्हारे पास है। फिर नीमोए गद्दी पे बैठ जाती है और अपने साथियों से पूछती है कि न्यूज क्या है। तो वो लोग नीमोए को बताते हैं कि बहुत सारे फे लोग आ चुके हैं पर बहुत सारे फे लोग मिसिंग भी हैं, जिसकी वजह से नीमोए ग्रीन नाइट को ऑर्डर देती है कि एक सर्च एंड रेस्क्यू स्क्वाड बनाओ। वो चोर बच्चा स्क्विरल नीमोए से पूछता है कि क्या मैं भी इस पार्टी इस स्क्वाड को ज्वाइन कर सकता हूँ, जिसका नीमोए जवाब देती है कि हाँ, पर अगर सिर्फ ग्रीन नाइट अलाउ करे तो। इसके बाद स्क्विरल ग्रीन नाइट और काजे रूम से चले जाते हैं। फिर नीमोए जब थ्रोन से उठती है तब उसे चक्कर आ जाते हैं। आर्थर उसे समझाता है कि तलवार तुम्हें कमजोर कर रही है। आर्थर नीमोए को आगे समझाता है कि जैसे ही ग्रीन नाइट बाकी के लोगों को ढूंढ के लाता है हमें तैयार रहना होगा यहाँ से जाने के लिए। पर नीमोए उससे बोलती है कि यार हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते उनका घर छोड़ के जाने को, हम लोग यहाँ सुरक्षित हैं। और फिर आर्थर पूछता है कि पर कब तक।
नीमोए और आर्थर के बीच में थोड़ी और आर्ग्यूमेंट होती है, जिसकी वजह से आर्थर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। सीन जाता है मर्लिन की ओर, जहां उसके पास एक ब्लैक क्रो मैसेज लेकर आता है। फिर वो जंगल में जाता है, जहां उसे उसकी दोस्त विडो दिखती है, जो कि मर्लिन को बताती है कि नीमोए का नाम दे दिया गया है, यानी कि नीमोए जल्दी ही मरने वाली है। और जब ये विडो अपना घूंघट उतारती है, तब हमें देखने को मिलता है कि ये तो सामने नीमोए का ही चेहरा है, पर ये नीमोए नहीं है, क्योंकि ये जो विडो है इसका खुद का कोई चेहरा नहीं है, जिसकी वजह से ये दूसरों के चेहरे लगा रखती है। और अभी इसने नीमोए का चेहरा लगा रखा है। और जब वो अपना घूंघट वापस से ओढ़ती है, तब हमें कुछ समय के लिए देखने को मिलता है, हम लोग नोटिस करते हैं कि ये विडो एक्चुअल में वही घोस्ट यानी कि वही डेथ है। फिर मर्लिन तुरंत कंबर के पास आके उससे पूछता है कि नीमोए यहाँ सुरक्षित तो रहेगी ना। पर कंबर बोलता है कि उस नीमोए के पास वो सॉर्ड है, जिसकी वजह से अब वो हमारी दुश्मन है। फिर मर्लिन तुरंत घोड़े पे सवार होके वहां से चला जाता है और वो मछुआरा भी उसके पीछे जाता है। सीन जाता है ग्रीन नाइट की ओर, जहां वो देखता है कि बहुत से फे लोग मरे पड़े होते हैं और अचानक से वो ब्लू क्लॉथ वाला बंदा यानी कि विपिंग मॉन्क आकर ग्रीन नाइट के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद विपिंग मॉन्क और ग्रीन नाइट के बीच में फाइट चालू हो जाती है, जिसमें विपिंग मॉन्क ग्रीन नाइट के पेट में तलवार घुसा देता है और ये सब कुछ छुप के स्क्विरल देख रहा हो। सीन जाता है नीमोए की ओर, जहां आर्थर उसे बताता है कि हमारे आदमी वापस नहीं आए हैं। फिर वहां फे एल्डर एक कटा हुआ सर अपने साथ लाते हैं और बताते हैं कि हमारे साथी पकड़े गए। नीमोए और आर्थर बाहर जाते हैं, जहाँ काजे उन्हें बताती है कि ग्रीन नाइट को विपिंग मॉन्क ने पकड़ लिया है। फिर लोग बोलते हैं कि सैनिक आ रहे हैं, दरवाजा बंद करो। आर्थर और नीमोए किले के ऊपर जाकर देखते हैं कि लेफ्ट साइड से कंबर की सेना और राइट साइड से रेड पैलेडियंस आ रहे होते हैं और बूम, इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं कर्स सीरीज के एपिसोड नंबर 9 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है मर्लिन को दिखाते हुए, जो कि नीमोए के पास जा रहा होता है, पर रास्ते में उसके ऊपर वही मछुआरा तीर से हमला करके उसे जमीन पे गिरा देता है। फिर वो मछुआरा बोलता है कि किंग रूगन ने मुझे तुम्हें मारने को कहा है, जिसके बदले में वो मुझे काफी सारा पैसा देंगे, पर अगर वो मुझे ये ऑफर ना देते तो मैं फ्री में भी तुम्हें मारने के लिए तैयार हो जाता। और वो इसलिए क्योंकि पहले कभी मर्लिन ने मछुआरे के फादर को मारा था, जिसकी वजह से मछुआरा अपने फादर का बदला ले रहा है। आगे मछुआरा मर्लिन को खत्म करने जाता है, पर मर्लिन फाइट बैक करता है और इंस्टेड उस मछुआरे को ही मार देता है। सीन जाता है नीमोए की तरफ, जहां पे सर एक्टर की आर्मी का कमांडर, जो कि अब नीमोए की आर्मी का कमांडर है, वो नीमोए को बता रहा होता है कि हमारे पास सिर्फ कुछ दिनों का खाना बाकी है, यानी कि हमारे पास खाना बहुत ही कम है। सर एक्टर बोलते हैं कि तुम्हारे वो जानवर फे लोग राशन की चोरी वगैरह कर रहे हैं, जिसकी वजह से राशन और जल्दी खत्म हो रहा है। नीमोए बोलती है कि वो लोग जानवर नहीं है, और सर एक्टर बोलते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ग्रामेर के लोग बगावत पे उतर जाएंगे और फिर तुम्हें अंदर के लोगों से भी लड़ना पड़ेगा और बाहर के भी लोगों से लड़ना पड़ेगा। इसका नीमोए फिर जवाब देती है कि जो कोई भी बगावत करेगा उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद नीमोए आर्मी के कमांडर से बोलती है कि आप 24/7 यानी कि हमेशा राशन के गोडाउन के पास में गार्ड्स को तैनात करो। इसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। नीमोए और आर्थर भी वहां से बाहर आ जाते हैं। नीमोए आर्थर से पूछती है कि सिटी कंडीशन कैसी है, और आर्थर नीमोए को बताता है कि फिलहाल के लिए तो ठीक ठाक है, बस थोड़े बहुत ही झगड़े वगैरह हो रहे हैं फेल लोगों और नॉर्मल ग्रामेर के लोगों के बीच में, पर मुझे चिंता इस बात की है कि जब राशन खत्म हो जाएगा तब क्या होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ग्रामेर के बाहर आइस किंग कंबर की सेना, किंग ऊथर की सेना और रेड पैलेडियंस ने अपना डेरा जमा लिया होता है। सीन किंग ऊथर की तरफ जाता है, जो कि ग्रामेर पर हमला करने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहां पे राजमाता यानी कि महारानी आ जाती हैं। वो ऊथर से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। ऊथर बताता है कि मैं ग्रामेर पर हमला करने की तैयारी कर रहा हूँ, जिसपे महारानी बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। रेड पैलेडियंस ने इस सिटी को खोया था, वही इस सिटी को वापस लेंगे। इतना बोल के महारानी वहां से चली जाती हैं और ऊथर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। सीन शिफ्ट के फादर कार्डन के ऊपर जाता है, जिनके पास एक अनदर हाई प्रीस्ट उनसे मिलने आता है। इस प्रीस्ट का नाम है एबॉट वीक्लो। ये प्रीस्ट उन्हीं गोल्डन चेहरे वाले लोगों के साथ आता है, जो कि हमें एपिसोड 5 में दिखाए गए थे। आई होप तुम लोगों को याद होंगे, और अगर तुम लोगों को नहीं याद है तो एपिसोड 5 जाके तुम लोग देख सकते हो, चैनल पे डला हुआ है। एबॉट और फादर कार्डन कैंप के अंदर बातचीत करने जाते हैं, जहां एबॉट फादर कार्डन को बताता है कि उसे पॉप एबल ने यहाँ इस लड़ाई से कुछ सीखने को भेजा है।
और अगर तुम लोगों को नहीं मालूम है कि ये पॉप एबल कौन है, तो ये वही बूढ़ा आदमी है जिसे हमने एपिसोड 5 में देखा था। फादर कार्डन एबॉट से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी स्वॉर्ड चलाई है। एबॉट बोलता है कि नहीं, स्वॉर्ड चलाना मेरी एक्सपर्टीज में से नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है स्ट्रैटेजी वगैरह में। इसके बाद एबॉट फादर कार्डन से बोलता है कि उसने वीपिंग मॉन्क के बारे में काफी कुछ सुना है और वो उससे मिलना चाहता है, जिसका फादर कार्डन जवाब देते हैं कि हाँ, वीपिंग मॉन्क हमारा सबसे ताकतवर हथियार है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए के ऊपर जाता है, जिसे कि मॉर्गन समझा रही होती है कि हमें डर के नहीं रहना चाहिए और इंस्टेड बाहर की आर्मीज पर खुद ही अटैक कर देना चाहिए। फिर नीमोए पूछती है कि पर कैसे, और मॉर्गन बोलती है कि सॉर्ड को अपने आप को गाइड करने दो, सॉर्ड को मालूम है कि क्या करना है बैटल में। इसके बाद नीमोए बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है और मॉर्गन एक मरे हुए जानवर को देखती है। सीन शिफ्ट होकर आयरिस की तरफ जाता है, जो कि पागलपंती वाली हरकतें कर रही होती है और अपने आप को टॉर्चर कर रही होती है कि उसने अभी तक नीमोए को नहीं मारा है, और फिर वो डिसाइड कर लेती है कि अब वो नीमोए को मार के ही रहेगी। सीन शिफ्ट होकर जाता है मर्लिन की ओर, जहां अब वो फाइनली ग्रामेयर में नीमोए के पास आ जाता है। नीमोए के पास आके वो नीमोए को बताता है कि उसने आइस किंग कम्बर के साथ एक डील करी है, जिसके अकॉर्डिंग अगर नीमोए वो तलवार आइस किंग कम्बर को दे देती है तो आइस किंग कम्बर नीमोए की जान नहीं लेगा और इंस्टेड नीमोए को एज अ प्रिजनर बना के रखेगा। नीमोए बोलती है ये किस टाइप का ऑफर है भैया, और मर्लिन बताता है कि ये एक राइवल का ऑफर है। इसके बाद नीमोए मर्लिन से पूछती है कि अगर मैं सरेंडर कर देती हूँ तो फेल होगा क्या होगा, जिसपे मर्लिन बताता है कि आइस किंग कम्बर ह्यूमंस के मुकाबले फेलो के ज्यादा करीब है, तो शायद अगर हम उससे जाके बातचीत करते हैं तो वो फेलो को जिंदा छोड़ दे। और ऑब्वियसली ये सुनने के बाद नीमोए मर्लिन के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। इसके बाद नीमोए मर्लिन के पास जाके उससे बोलती है कि तुम थके हुए दिख रहे हो, आज रेस्ट कर लो यहाँ पे। सीन शिफ्ट होकर आर्थर के ऊपर जाता है, जो कि अपनी बहन मॉर्गन के पास उससे बातचीत करने आता है। वो उससे बोलता है कि हम दोनों अपनी फैमिली के लास्ट हैं, हम दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, सही से रहना चाहिए, और अगर तुम्हारे पास मुझसे कुछ कहने को है तो तुम बोल सकती हो। मॉर्गन बोलती है कि अंकल एक्टर को देख के अच्छा नहीं लगता है, उन्हें देख के कुछ पुरानी खराब यादें याद आ जाती हैं, और तुम उन्हीं के पास उनका आशीर्वाद लेने चले गए थे। जिसपे आर्थर बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे एक टूर्नामेंट होने जा रहा था और मैं उसमें पार्ट इसलिए लेना चाहता था क्योंकि मैं कुछ बनना चाहता था, मैं अपनी वर्थ इसलिए प्रूव करना चाहता था, मैं कुछ इसलिए बनना चाहता था क्योंकि तुम हमेशा से मुझे ताने देती आई हो कि जब चर्च वाले तुम्हें ले जा रहे थे तब मैं कुछ नहीं कर पाया था। मैं 12 साल का एक कर्ज में डूबा हुआ बच्चा था जो कि हमारे ऊपर हमारे फादर की वजह से आया था। और ये सब बोलते हुए आर्थर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मॉर्गन फिर आर्थर को समझाती है कि नहीं, इस तरीके से किसी आदमी की वर्थ नहीं निकाली जाती। आर्थर बोलता है कि नॉर्मल लोग तो ऐसा ही करते हैं, और मॉर्गन बोलती है कि नहीं, तुम नॉर्मल नहीं हो। इसके बाद चीजें थोड़ी सी काम डाउन होती हैं और आर्थर मॉर्गन से पूछता है कि क्या कोई चीज तुम्हें परेशान कर रही है। मॉर्गन जवाब देती है कुछ नहीं, और इसके बाद आर्थर जब वहां से जाने वाला होता है तब मॉर्गन आर्थर से बोलती है कि मैं नीमोए को वो तलवार देने नहीं दूंगी। आर्थर बोलता है तो तुम क्या चाहती हो कि नीमोए मर जाए, और मॉर्गन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि नीमोए अपने हाथ में वो तलवार लेके मरे। इसके बाद आर्थर वहां से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मॉर्गन के पास उसी मरे हुए जानवर की डेड बॉडी होती है और उसके मन में वही सारी बातें चल रही होती हैं कि उसकी डेस्टिनी सबसे ग्रेटेस्ट विच बनना है वगैरह वगैरह। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फादर कार्डन और एबॉट के ऊपर जाता है, जहां वीपिंग मॉन्क ग्रीन नाइट को कैप्चर करके उनके पास लाता है। फादर कार्डन ये देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसके बाद फादर कार्डन ग्रीन नाइट को थोड़ा सा ह्यूमिलिएट करते हैं उसके पास्ट की बातें याद दिला के। इसके बाद ग्रीन नाइट फादर कार्डन से बोलता है कि मैं आपके राज के बारे में जानता हूं, और ये बोलते समय वो वीपिंग मॉन्क की तरफ इशारा कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किंग ऊथर की तरफ जाता है, जहां पे वो कुछ ड्रिंक्स अपनी मदर के पास लाते हैं। वो अपनी मदर के पास आके उन्हें बताते हैं कि उन्होंने फादर कार्डन के साथ बातचीत करी है और अब वो ग्रामेयर के ऊपर हमला करेंगे, उन्हें वो तलवार मिल जाएगी और वो विच नीमोए फादर कार्डन को। महारानी ड्रिंक पी लेती हैं, फिर किंग ऊथर को डांटने लगती हैं, बोलती हैं कि तुम्हें नेगोशिएशंस करने की कोई भी तमीज नहीं है, जरा ये बताओ बॉर्डर्स वगैरह कैसे डिसाइड होंगे। इन रेड पैलेडियंस ने ऑलरेडी हमारी आधी कंट्री पर कब्जा कर लिया है। महारानी बोली रही होती हैं, पर तभी उनके मुंह से खून निकलने लगता है और हमें मालूम पड़ता है कि किंग ऊथर ने उनकी ड्रिंक में पॉइजन मिलाया था। और ये किंग ऊथर ने इसलिए किया है क्योंकि अब उन्हें मालूम चल चुका है कि महारानी ने जब किंग ऊथर को गोद लिया था तब उसकी असली मदर सिल्विया को मरवा दिया था। उसकी असली मदर सिल्विया अचानक से गायब हो गई थी, तो ये करके किंग ऊथर ने अपनी असली मदर का रिवेंज लिया है। इसके बाद महारानी मर जाती है, किंग ऊथर रोने का नाटक करने लगते हैं। उनके पास उनका एडवाइजर बोर्डले आता है, जो कि महारानी की डेड बॉडी को देख के बोलता है कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ, पर किंग ऊथर उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बोर्डले किंग ऊथर का संदेश लेके नीमोए के पास आए होते हैं। वो नीमोए को बताती है कि किंग
किंग ऊथर ने बोला है कि अगर नीमोए तलवार किंग ऊथर को दे देती है और सारे फेलोंग ग्रामेयर सिटी को 24 घंटे के अंदर खाली कर देते हैं तो वो किसी की भी जान नहीं लेंगे और नीमोए को उसकी पूरी जिंदगी भर उसे कारागार के अंदर रखा जाएगा एज अ प्रिजनर। नीमोए पूछती है कि फेलोंगों का क्या होगा और बोर्डले बताते हैं कि अगर सारे फेलोंग ग्रामेयर सिटी को छोड़ के चले जाते हैं तो वो लोग वापस अपने घर जा सकते हैं। पर नीमोए बोलती है कि पर फादर कार्डन ने तो फेलोंगों के सारे घरों को जला दिया है, जिसपे बोर्डले जवाब देते हैं कि अगर फेलोंग ग्रामेयर सिटी को छोड़ देते हैं तो वो कहीं पे भी जा सकते हैं। जिसका नीमोए जवाब देती है कि कहाँ जाए फेलोंग, क्या सड़कों पे घूमे जहाँ पे रेड पैलेडियर्स उन्हें चुन चुन के मार दे। अगर किंग ऊथर अपने आप को सही राजा समझते हैं तो वो सबके राजा बने, इंसानों के भी और फे के भी। इसके बाद बोर्डले वहां से जाने लगते हैं पर बीच में ही रुक जाते हैं और नीमोए से आकर पूछते हैं कि अगर किंग ऊथर फेलोंगों की प्रोटेक्शन की गारंटी ले ले तो क्या तुम सॉर्ड को किंग ऊथर को दे दोगी। और नीमोए जवाब देती है कि हाँ मैं सॉर्ड को दे दूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम एक नॉर्मल इंसान को देखते हैं जो कि जा रहा होता है पर रास्ते में उसे कुछ फे लोग मिलते हैं जो कि पहले तो उसके साथ बहस करते हैं और फिर उसको पीटने लगते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर गवेन यानी कि ग्रीन नाइट के ऊपर जाता है जिसे कि टॉर्चर करने के लिए बांध के रखा गया होता है। उसके पास ब्रदर सॉल्ट नाम का एक बिना आंखों वाला बंदा आता है जो कि गवेन को अपने टॉर्चर टूल्स दिखाता है उसे डराने के लिए। सीन शिफ्ट होकर नीमोए के ऊपर जाता है जिसको मालूम पड़ता है कि कुछ फे लोगों ने एक नॉर्मल इंसान को पीटा है, तो वो उन फे लोगों को अपनी कोर्ट में बुलाती है और बोलती है कि तुम लोगों को मैंने बताया था यहाँ पे आने से पहले, इस सिटी में आने से पहले बताया था कि ग्रामेयर की किसी भी नॉर्मल इंसान के ऊपर कोई भी फे हमला नहीं करेगा। इसके बाद वो सॉर्ड नीमोए के माइंड को करप्ट करने लगती है जिससे नीमोए को ये लगने लगता है कि इस फे बंदे ने मेरे ऑर्डर्स का पालन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से नीमोए उस बंदे का हाथ काट देती है और बोलती है कि अगर अगली बार से मेरे हुक्म का पालन नहीं किया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगी। फिर सीन शिफ्ट होकर गवेन के ऊपर जाता है जिसे कि ब्रदर सॉल्ट बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है पर फिर भी वो नीमोए के बारे में कुछ नहीं बताता, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए वहां से चला जाता है। ब्रदर सॉल्ट के जाने के बाद वीपिंग मॉन्क वहां पे आता है जो कि गवेन से पूछता है कि तुमने मेरे बारे में, मेरी असली आइडेंटिटी कि मैं एक्चुअल में फे प्रजाति से हूँ, ये बात तुमने बाकियों को क्यों नहीं बताई। जिसपे गवेन बोलता है क्योंकि हर फे मेरा भाई है, चाहे वो भटका हुआ ही क्यों ना हो। इसके बाद गवेन वीपिंग मॉन्क को समझाने की कोशिश करता है कि हम लोग तुम्हारा परिवार हैं, तुम्हें हमारे साइड से लड़ना चाहिए, तुम हमारे ग्रेटेस्ट वॉरियर बन सकते हो। पर वीपिंग मॉन्क जवाब देता है कि नहीं, तुम लोग मेरी फैमिली नहीं हो। और गवेन बोलता है कि अगर हम लोग तुम्हारी फैमिली नहीं है तो जाके उन लोगों को बता दो ना कि तुम कौन हो, तब देखते हैं क्या होता है। इसके बाद वीपिंग मॉन्क वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर मर्लिन के ऊपर जाता है जो कि अपने वही तीर से लगे हुए घाव को देख रहा होता है जो कि बहुत ही खराब है। तभी उसके पास नीमोए आ जाती है जो कि आगे उसे बताती है कि क्या इस तरीके से ये तलवार आपके ऊपर इफेक्ट करती है। साथ ही साथ नीमोए मर्लिन को ये भी बताती है कि किंग ऊथर ने मुझे सरेंडर का ऑफर दिया है। नीमोए फिर मर्लिन से पूछती है कि अगर मैं इस सॉर्ड को दे देती हूँ किंग ऊथर को तो क्या मेरी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। जिसपे मर्लिन जवाब देता है कि मुझे नहीं मालूम पर हाँ एक बात जरूर मालूम है कि तुम कम से कम जिंदा रहोगी। नीमोए बोलती है कि पर मुझे मालूम नहीं है कि ये लोग फे लोगों को जिंदा रखेंगे या नहीं। जिसपे मर्लिन बताता है कि अब इंसान का दौर आ गया है, यही फे लोगों की नियति है। जिसपे नीमोए बोलती है कि अगर यही फे लोगों की नियति है तो मैं भी फे लोगों का साथ दूंगी। जिसपे मर्लिन बोलता है कि साथ देने का मतलब ही क्या है जब तुम मर जाओगी, कोई भी पागल मर सकता है पर जिंदा रहने के लिए बुद्धि चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मॉर्गन के ऊपर जाता है जिसके पास आयरिस आती है जो कि मॉर्गन से रिक्वेस्ट करती है कि वो आयरिस को एज अ नौकर रख ले ताकि वो मॉर्गन के जरिए नीमोए के पास जाके नीमोए की जान ले सके। पर मॉर्गन आयरिस के ऑफर को डिक्लाइन कर देती है। आयरिस थोड़ा सा और इंसिस्ट करती है पर मॉर्गन आयरिस के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती और आयरिस को गेट लॉस्ट बोल देती है। सीन शिफ्ट होकर गवेन के ऊपर जाता है जिसके पास स्क्विरल यानी कि वही चोर बच्चा उसे आजाद कराने आता है पर गवेन उसे मना करता है, यहाँ से जाने को बोलता है क्योंकि उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं। यानी कि स्क्विरल अगर उसे आजाद भी करा देता है तब भी गवेन उसके साथ भाग नहीं सकता। इसके बाद गवेन और स्क्विरल फालतू की बातों में अपना टाइम वेस्ट करते हैं और ब्रदर सॉल्ट आके स्क्विरल को पकड़ लेता है। सीन शिफ्ट होकर किंग ऊथर की तरफ जाता है जिनके पास फादर कार्डन आते हैं जो कि उनसे बोलते हैं कि हमें मालूम पड़ा है कि आपने फे गर्ल नीमोए के साथ बातचीत करी है और बातचीत करने से पहले आपने हमें इस बारे में कुछ बताया भी नहीं। जिसका किंग ऊथर जवाब देते हैं कि हाँ हमने नहीं बताया, जैसे आपने हमें नहीं बताया जब आप फे लोगों के घर जला रहे थे। फादर कार्डन जवाब देते हैं कि फे लोगों का सफाया करना अच्छा काम है। जिसपे किंग ऊथर बोलते हैं कि आप लोगों ने साथ ही साथ हमारी जमीनों को भी हड़पाया और हमारे काफी सारे लोगों को हमारे खिलाफ भड़काया है। तो एबर्ट बोलता है कि फादर कार्डन कोई पॉलिटिशियन नहीं है, वो बस गॉड के
के एक सेवक हैं और उन्हें जो सही लगा था उन्होंने वो किया था। इसके बाद एबर्ट किंग ऊथर को सजेशन देता है कि हमें नीमुए को जला देना चाहिए, पर किंग ऊथर मना कर देते हैं और बोलते हैं कि अगर हमने ऐसा किया तो सारे फेलोंग गुस्सा हो जाएंगे और फालतू का बवाल मचेगा। मैं नीमुए को कारागार में रखूंगा और जब तक फेलों की भीड़ शांत नहीं हो जाती तब तक मैं ये नहीं डिसाइड करूंगा कि मुझे नीमुए को चर्च को देना है कि नहीं देना है। इसके बाद फादर कार्डन फेलों के बारे में पूछता है कि उनका क्या होगा और किंग ऊथर बताते हैं कि वो फेलों को शिप्स देंगे जिससे कि फेलोंग उनसे दूर नॉर्थ की तरफ जा सके। फादर कार्डन ये सब सुन के गुस्सा हो जाते हैं और एबॉट उनसे बोलता है कि हमें ये सारी बातें हिज होलीनेस यानी कि पॉप एबल को बतानी पड़ेगी। इसके बाद फादर कार्डन, एबॉट और वीपिंग मॉन्क अपने टेंट में आ जाते हैं जहां पर उनके पास स्क्विरल को लाया जाता है और फादर कार्डन बोलते हैं कि इसे टॉर्चर करने के लिए ब्रदर सॉल्ट के पास ले जाओ। वीपिंग मॉन्क बोलता है कि ये बस बच्चा है, ये हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, पर फादर कार्डन बोलते हैं कि नहीं, इसे ब्रदर सॉल्ट के पास टॉर्चर कराने के लिए ले जाओ। और फिर फादर कार्डन वीपिंग मॉन्क के पास आके उसे थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझे एम्बैरस क्यों कर रहे हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमुए के ऊपर जाता है जिसके पास किंग ऊथर के द्वारा एक चिट्ठी आती है जिसमें लिखा होता है कि किंग ऊथर फेलो को शिप्स दे देंगे यहाँ से जाने के लिए अगर नीमुए तलवार दे देती है, और नीमुए इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। आर्थर उससे बोलता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, रिकंसिडर करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर नीमुए बोलती है कि नहीं, यही एक तरीका है, इसी से फेलोंग सरवाइव कर पाएंगे। आर्थर बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, पर नीमुए बोलती है कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, तुम्हें फेलों के साथ रहना पड़ेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद नीमुए और आर्थर साथ में थोड़ा सा रोते हैं और फिर इन दोनों के बीच में घपाघप होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके फादर कार्डन की ओर जाता है जिनके पास आइस किंग कम्बर की बेटी ईडिस आती है जो कि उनसे बोलती है कि आपने नीमुए की जान लेने के लिए, उसे मारने के लिए हमारी हेल्प मांगी थी और मेरे फादर आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, बस यही था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं कर्स सीरीज के एपिसोड नंबर 10 का, जो कि इस सीरीज का लास्ट एपिसोड भी है क्योंकि इस सीरीज का अभी तक सीजन 2 नहीं आया है, ना ही उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रिवील करी गई है। सो यस, यही इस सीरीज का लास्ट एपिसोड है, पर अगर इस सीरीज का सीजन 2 आता है तो मैं उसे जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड चालू होता है आयरिस को दिखाते हुए जो कि वेपन गोडाउन से कुछ हथियार वगैरह लेती है और फिर कुछ फेलो को जान से मार के उन्हें जला के वहां से चली जाती है। सीन शिफ्ट होकर नीमुए और आर्थर की ओर जाता है जहां पे अब वो लोग सेग्स करके उठते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं कि उन्हें ये सब करके कितना अच्छा लगा वगैरह वगैरह। पर तभी उनके पास न्यूज आती है कि बाहर कुछ कांड हो गया है। जब वो लोग बाहर जाके देखते हैं तो उन्हें देखने को मिलता है कि किसी फे को जलाया गया है और उन लोगों को ये लगता है कि शायद ये सारे काम फे एल्डर करवा रहा है, क्योंकि पिछले एपिसोड में नीमुए ने गुस्से में आके फे एल्डर के बंदे के हाथ काट दिए थे, जिसकी वजह से इन लोगों को ये लग रहा है कि शायद फे एल्डर इन लोगों से गुस्सा हो गया है। आर्मी का कमांडर नीमुए को बताता है कि फे एल्डर ने सारे गेट्स पे कब्जा कर लिया है और वो ग्रेमेयर सिटी को नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसपे नीमुए बोलती है कि किंग ऊथर की शिप्स आती ही होंगी, हमें यहाँ से जल्दी जाना है, मैं उसे समझा के आती हूँ। पर आर्थर उसे रोकता है और बोलता है कि नहीं, हम तुम्हारी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकते, मैं फे एल्डर को समझा के आता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आयरिस के ऊपर जाता है जो कि गार्ड की जान लेके महल के अंदर घुस जाती है। सीन शिफ्ट होकर नीमुए के ऊपर जाता है जिसके पास मर्लिन आता है जो कि उससे बोलता है कि क्या मैं सच्ची में तुम्हारा इरादा नहीं बदल सकता। नीमुए बोलती है नहीं, खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। और मर्लिन बोलता है कि एक तरीका है जिससे खतरा थोड़ा सा कम हो सकता है, मुझे किंग ऊथर के पास भेज दो। ऊथर मेरे ऊपर काफी समय से गुस्सा है, जिसकी वजह से अगर मैं ऊथर के पास जाता हूँ तो शायद मुझे देख के उसका गुस्सा थोड़ा सा कम हो, और अगर वो तुम्हें धोखा देने का सोच रहा होगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा और मैं तुम्हें वार्न कर दूंगा। नीमुए बोलती है नहीं, मैं अपने चक्कर में आपकी जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। और मर्लिन बोलता है कि लोगों की बातें ना मानना तो मेरी आदत सी है। सीन शिफ्ट होकर आर्थर के ऊपर जाता है जो कि फे एल्डर के पास जाता है और उन्हें समझाता है कि ये आप सब क्या कर रहे हो, किंग ऊथर की शिप्स आती ही होंगी, हमें यहाँ से जल्दी जाना है और आप बताओ आपस में ही लड़ाई कर रहे हो। फे एल्डर बोलता है कि तुम्हारी क्वीन पागल हो गई है और आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर आज आप अपना प्राइड फेंक के अपने लोगों को बचाना सिलेक्ट करते हो तो आपको आगे जाके एक वाइज मैन के तौर पे याद रखा जाएगा, पर अगर फिर भी आपके बदले की आग नहीं बुझ रही है तो लो मेरे हाथ काट दो। फे एल्डर उसके हाथ कटवाने का ऑर्डर दे देते हैं पर बीच में ही रुक जाते हैं और बोलते हैं कि तुम एक पागल हो, एक ब्रेव पागल, पर पागल हो तुम। सीन शिफ्ट होकर मॉर्गन के ऊपर जाता है जो कि नीमुए के रूम में वही तलवार लेने आती है, पर तभी उसके सामने विडो यानी कि डेथ आ जाती है। विडो उससे बोलती है कि तुम्हारे ऊपर सली लीच ने कोई जादू किया है जिसकी वजह से तुम्हें दिव्य दृष्टि मिल गई है, जिसकी वजह से तुम मुझे देख पा रही हो। बताओ मुझे कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। पर मॉर्गन उसे कुछ नहीं बताती और इंस्टेड बोलती है कि
कि मैंने देखा है कि तुम मरे हुए लोगों की जानें लेती हो, तुम यहाँ पे किसके लिए आई हो। और विडो बोलती है कि हमारे मैटर्स में टांग मत अड़ाओ और वहां से चली जाती है। फिर नीमोए मॉर्गन के पास आती है और मॉर्गन नीमोए को बताती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। नीमोए मॉर्गन से बोलती है कि पर हमें तुम्हारी यहाँ पे जरूरत है, फिर लोगों को तुम्हारी जरूरत है। और मॉर्गन बोलती है कि नहीं, मुझे जाना ही होगा। और नीमोए बोलती है कि क्या तुम फे के लिए लड़ना चाहती हो। मॉर्गन बोलती है कि हाँ। जिसके बाद नीमोए मॉर्गन को एक टनल के पास लाती है, उसे तलवार देती है और बोलती है कि तुम यहाँ से जाओ, तलवार को सेफ रखो। सीन शिफ्ट होकर आर्थर की ओर जाता है, जिसके पास फे एल्डर आते हैं जो कि आर्थर को बताते हैं कि वो उसके साथ चलेंगे। फिर आर्थर ये बात आके नीमोए को बताता है। नीमोए ये बात सुन के खुश हो जाती है, बोलती है कि ये तो काफी अच्छी बात है। फिर नीमोए आर्थर को बताती है कि उसके हाथ कब कपा रहे हैं, उसे डर लग रहा है। आर्थर बोलता है कि तुम्हें सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, पर नीमोए बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा करना ही होगा। इसके बाद फिर इन दोनों के बीच में चुम्मा चाटी होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वीपिंग मॉन्क की तरफ जाता है, जो कि चिंता में होता है अपनी आइडेंटिटी की वजह से, और फादर कार्डन से पूछता है कि क्या आप मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते हो। और फादर कार्डन बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फादर कार्डन बोलते हैं कि तुम फे के बच्चे थे, तुम्हारी नियति आग में जलना था, पर मैंने तुम्हें बचाया, मैंने तुम्हें सेव किया, मैंने तुम्हें डिसिप्लिन दिया, मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दिया और हमारा सबसे ग्रेटेस्ट वेपन बना दिया। तुम्हें तुम्हारे उद्धार का रास्ता दिखाया, पर उस रास्ते पे मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, उस रास्ते पे चलना तुम्हें अकेले ही पड़ेगा। फिर फादर कार्डन वीपिंग मॉन्क से पूछते हैं कि क्या तुम अपने उद्धार के रास्ते पे चल सकते हो, और वीपिंग मॉन्क बोलता है कि हाँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, नीमोए पिम को गुड बाय बोलती है और फिर इन दोनों के बीच में एक इमोशनल सा मोमेंट होता है। इसके बाद नीमोए जाके आर्थर को गुड बाय बोलती है और आर्थर बोलता है कि वो अपनी जान के साथ फे लोगों की रक्षा करेगा। इसके बाद वो लोग ग्रमेयर सिटी से चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर मर्लिन के ऊपर जाता है, जो कि ऊथर के पास आता है। ऊथर के पास आके वो ऊथर से काफी इनफॉर्मल तरीके से पूछता है कि क्या तुम नीमोए से झूठ तो नहीं बोल रहे हो। ऊथर मर्लिन से बोलता है कि तुम अपनी तमीज भूल गए हो, तुम नशे में हो। इसके बाद मर्लिन ऊथर से पूछता है कि तुम्हारी माँ यानी कि महारानी कहाँ है। ऊथर बताता है कि वो मर गई हैं। जिसके बाद मर्लिन ऊथर को कांग्रेचुलेट करता है कि ऊथर ने अकेले अपने दिमाग से फेस स्लॉटर बंद करवा दिया, साथ ही साथ उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से नेगोशिएट भी कर लिया, साथ ही साथ रेड पैलेडियंस को भी हैंडल कर लिया, चर्च को भी हैंडल कर लिया सही से, जिसके लिए मर्लिन ऊथर के ऊपर काफी प्राउड फील कर रहा है। ऊथर ये सुन के काफी खुश हो जाता है कि फाइनली मर्लिन मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहा है। पर इसके बाद बातों ही बातों में मर्लिन ऊथर को दाई माँ वाली बात बता देता है, जिसे सुन के ऊथर काफी गुस्सा हो जाता है कि तुम्हें हमेशा से दाई माँ वाली बात बताती और तुमने मुझे नहीं बताई। जिसके बाद ऊथर मर्लिन को पिटवा के उसे एक जगह बंद कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आर्थर की ओर जाता है, जो कि फे लोगों को अपने साथ समुद्र के पास लाता है, जहां ये देखते हैं कि किंग ऊथर ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया है, इन लोगों को शिप्स दे रहे हैं वो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए की ओर जाता है, जहां पर आयरिस चुपके से उसे मारने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी आर्मी का कमांडर वहां आ जाता है, जो कि आके नीमोए को बताता है कि किंग ऊथर ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया है, उन्होंने शिप्स दी हैं फे लोगों को। सीन शिफ्ट होकर मॉर्गन की ओर जाता है, जो कि रेस्ट करने के लिए एक जगह बैठ जाती है। तभी उसके पास उसकी फ्रेंड सीलिया आ जाती है। मॉर्गन बोलती है कि मुझे नहीं मालूम मैं तैयार हूँ कि नहीं हूँ, और सीलिया बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम तैयार नहीं हो, अभी तो बस तुम्हारी जर्नी चालू हुई है और देखो तुमने स्टार्टिंग में ही तलवार को पा लिया है। पर मॉर्गन बोलती है कि मैंने तलवार को कोई पाया वाया नहीं है, नीमोए ने बस मुझे इस तलवार को सेफ रखने के लिए दिया है। पर मॉर्गन की फ्रेंड सीलिया बोलती है कि नहीं, नीमोए की कहानी यही खत्म होती है, अब तुम्हारी कहानी यहाँ से चालू होती है, तुम नीमोए को नहीं बचा सकती। इसके बाद मॉर्गन को मालूम पड़ता है कि ये विडो एक्चुअल में डेथ की बेटी है, जो कि नीमोए के पीछे पड़ी है। ये मालूम पड़ते ही तुरंत मॉर्गन वहां से उठती है। सीलिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम नीमोए को नहीं बचा सकती, पर मॉर्गन नीमोए को बचाने के लिए चली ही जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए की तरफ जाता है, जो कि किंग ऊथर के पास आती है, पर वो अपने साथ तलवार नहीं लाती, क्योंकि ऑब्वियसली उसने तलवार मॉर्गन को दे रखी है। फादर कार्डन किंग ऊथर से बोलते हैं कि आप विच को हमें दे दो, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इससे इंफॉर्मेशन कैसे निकलवानी है, और मैं आपको वादा करता हूँ कि सूरज ढलने से पहले तलवार आपके हाथों में होगी। किंग ऊथर नीमोए से बोलते हैं कि क्या तुम अपने आप को चालाक समझती हो, तुम जानती भी हो कि अगर मैंने तुम्हें फादर कार्डन को दे दिया तो तुम्हारा हाल क्या होगा। नीमोए जवाब देती है कि नहीं, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानती हूँ मेरा हाल क्या होगा, और मेरी जिंदगी आप ही की है, पर अगर आपको वो सॉर्ड चाहिए तो आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। बोर्डले भी किंग ऊथर के पास आके उन्हें समझाता है कि अगर आपने नीमोए को फादर कार्डन को दे दिया तो आपको वो सॉर्ड कभी नहीं मिलने वाली। जिसके बाद किंग ऊथर बोलते हैं कि नीमोए को कारागार में डाल दो जब तक मैं डिसाइड नहीं कर लेता कि तुम्हारे साथ क्या करना है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मॉर्गन की ओर जाता है, जो कि चुपके चुपके से किंग ऊथर की आर्मी के पास आ रही होती है, पर तभी उसके सामने विडो आ जाती है, जो कि उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था। सीन शिफ्ट होकर आर्थर और फे लोगों की तरफ जाता है, जो कि शिप्स पे चढ़ने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर तभी उनके ऊपर आइस किंग कंबर के लोग आके हमला करने लगते हैं। जिसके बाद इन सब के बीच में एक काफी भयंकर बैटल चालू हो जाता है, और
बैटल में वो फे एल्डर मर जाता है और मरते मरते वो आर्थर से बोलता है कि फे लोगों को प्रोटेक्ट करो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फादर कार्डन की ओर जाता है, जिसके पास आइस किंग गंबर की बेटी इडिस आके उन्हें बताती है कि मेरी बहन डैगमार अभी समुद्र के तट पे फे लोगों का सफाया कर रही होगी। और फादर कार्डन जवाब देते हैं कि आपकी फ्रेंडशिप को चर्च अप्रिशिएट करता है। इसके बाद इडिस फादर कार्डन से पूछती है कि, और फादर कार्डन इडिस को बताते हैं कि किंग ऊथर ने नीमोए को अपने पास रखा हुआ है, पर चिंता मत करो, बस कुछ घंटों की बात है कि हम नीमोए से सॉर्ड की लोकेशन उगलवा के सॉर्ड आपको दे दें। इसके बाद फादर कार्डन रेड पैलेडियंस से बोलते हैं कि नीमोए को मेरे पास लाओ और अगर किंग ऊथर के सैनिक तुम्हें मारने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को डिफेंड करो। और इतना बोल के फादर कार्डन रेड पैलेडियंस के साथ किंग ऊथर पर हमला करने चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर वापस फे लोगों के बैटल की तरफ जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि अब फे लोगों की मदद करने और आइस किंग गंबर के लोगों का सफाया करने रेड स्पीयर्स आ जाते हैं। और रेड स्पीयर्स की लीडर बोलती है कि आइस किंग गंबर के सारे लोगों की जान लो, पर उसकी बेटी डैगमार मेरे लिए छोड़ देना। इसके बाद इन सब के बीच में और तगड़ा वाला बैटल चालू हो जाता है और बैटल में आर्थर उस बंदे की जान ले लेता है जिसने फे एल्डर की जान ली थी। इसके बाद रेड स्पीयर्स की लीडर आइस किंग गंबर की बेटी डैगमार से फाइट करने लगती है और उसे जान से मार देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्क्विरल के ऊपर चला जाता है, जिसे कि ब्रदर सॉल्ट टॉर्चर करने वाला ही होता है, पर तभी वहां पे वीपिंग मॉन्क आता है और ब्रदर सॉल्ट को जान से मार के स्क्विरल को वहां से छुड़ा के ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए के ऊपर जाता है, जिसके पास किंग ऊथर के सैनिक गवेन को लाते हैं, पर गवेन कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता है। इट मींस कि गवेन मर चुका है। गवेन को ऐसा देखकर नीमोए की पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हर जगह भूचाल आने लगता है। इसके बाद एक हवा का बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिसके बाद नीमोए बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रेड पैलेडियंस की ओर जाता है, जो कि अब वहां पे आकर किंग ऊथर के सैनिकों पर अटैक करना चालू कर देते हैं और नीमोए यानी कि विच को फाइंड करना चालू कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वीपिंग मॉन्क की तरफ जाता है, जो कि स्क्विरल को अपने साथ ले जा रहा होता है, पर तभी उसके सामने आता है एबॉट, जो कि उसको बोलता है कि बच्चे को मुझे दे दो, पर वीपिंग मॉन्क ऐसा नहीं करता और स्क्विरल से बोलता है कि तुम जाके कहीं छुप जाओ। जिसके बाद वीपिंग मॉन्क उन गोल्डन चेहरे वाले लोगों से यानी कि ट्रिनिटी गार्ड्स से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। सीन शिफ्ट होकर नीमोए और गवेन की ओर जाता है, जहां रेड पैलेडियंस आके नीमोए को अपने साथ ले जाते हैं और नीमोए के जाने के बाद गवेन के आसपास फूल पत्ते निकलने लगते हैं। सीन शिफ्ट होकर वापस वीपिंग मॉन्क की तरफ जाता है, जहां अब वीपिंग मॉन्क और ट्रिनिटी गार्ड्स के बीच में फाइट चालू हो जाती है। पहले तो फाइट में वीपिंग मॉन्क आसानी से ट्रिनिटी गार्ड्स को मार दे रहा होता है, और बाद में ट्रिनिटी गार्ड्स वीपिंग मॉन्क के ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं और उसकी जान लेने ही वाले होते हैं, पर तभी स्क्विरल उनके ऊपर पत्थर फेंकता है और एक तलवार उठा के बोलता है कि मैं तुम लोगों से लड़ूंगा, आओ मुझसे लड़ो। जिसे देख के वीपिंग मॉन्क के अंदर भी मोटिवेशन और करेज आती है, जिसके बाद वो सारे ट्रिनिटी गार्ड्स की जान ले लेता है, जिसे देख के एबॉट भी डर के भाग जाता है। और फिर इसके बाद वीपिंग मॉन्क और स्क्विरल एक घोड़े पे बैठ के वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए की ओर जाता है, जिसे कि फादर कार्डन के पास लाया जाता है। फादर कार्डन नीमोए की जान लेने ही वाले होते हैं, पर तभी वहां पे विडो आ जाती है, जिसने कि मॉर्गन का फेस लगाया होता है। वो नीमोए के पास आके नीमोए को तलवार देती है, जिसकी मदद से नीमोए फादर कार्डन की जान ले लेती है। इसके बाद किंग ऊथर के सैनिक वहां पे आ जाते हैं, तो रेड पैलेडियंस और उनके बीच में फाइट चालू हो जाती है, जिसका फायदा उठा के नीमोए वहां से भाग जाती है। फिर रास्ते में उसे मॉर्गन मिलती है। वो मॉर्गन से पूछती है कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है, और मॉर्गन उसे बताती है कि मुझे नहीं पता, पर मैंने शायद विडो को मार दिया है और विडो इस वजह से मेरे अंदर आ गई है और मैं विडो बन गई हूँ, और अब इसकी वजह से मुझे मालूम पड़ गया है कि कौन मरने वाला है। वो मर्लिन है जो कि मरने वाला है। इसके बाद वो दोनों मर्लिन के पास जाती है, जहां मर्लिन नीमोए से बोलता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, पर नीमोए अकेले नहीं जाती और मर्लिन को भी अपने साथ ले जाती है। सीन शिफ्ट होके वो फे वाले बैटल की ओर जाता है, जहां अब हम देखते हैं कि बैटल ओवर हो चुका है। इसके बाद आर्थर और रेड स्पीयर्स की लीडर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर आर्थर रेड स्पीयर्स की लीडर से बोलता है कि हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे अगर आप हमारी मदद करती हो हमारी क्वीन नीमोए को बचाने में। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए और मॉर्गन की तरफ जाता है, जहां पे वो दोनों मर्लिन को एक सेफ जगह ले जाने की कोशिश कर रही होती हैं, पर रास्ते में ही उन्हें आयरिस मिल जाती है, जो कि नीमोए के ऊपर तीर से हमला कर देती है। मर्लिन नीमोए को बचाने की कोशिश करता है, पर नहीं बचा पाता और नीमोए पानी में गिर जाती है। और मॉर्गन कुछ इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि ऑब्वियसली उसकी बॉडी पे विडो ने कब्जा कर रखा है। मर्लिन को गुस्सा आता है, तो वो फाइनली उस तलवार को पकड़ता है, और जब वो उस तलवार को पकड़ता है तब उसके अंदर एकदम लाइटनिंग दौड़ने लगती है। वो एकदम थॉर की तरह बन जाता है, जिसे देख के ऑब्वियसली आयरिस डर के भाग जाती है। उनका पीछा करते करते वहां पे रेड पैलेडियंस भी आ जाते हैं, पर अब मर्लिन को तलवार मिल चुकी है, तो ऑब्वियसली वो एक एक पैलेडियन को एकदम मक्खन की तरह काट डालता है। जब सारे रेड पैलेडियंस मर जाते हैं, तब मर्लिन मैजिकल लैंग्वेज में कुछ बोलने लगता है। फिर वो मॉर्गन को उसके पास आने का इशारा करता है, और जब मॉर्गन उसके पास आ जाती है तो वो मॉर्गन को अपने साथ लेके टेलीपोर्ट कर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वीपिंग मॉन्क और स्क्विरल
स्क्विरल की तरफ जाता है जहां विपिंग मॉन्क स्क्विरल से बोलता है कि स्क्विरल तो एक जानवर का नाम है, तुम्हारा रियल नाम क्या है। तो स्क्विरल उसे अपना रियल नाम पर्सिवल बताता है। इसके बाद वो उससे उसका रियल नाम पूछता है तो विपिंग मॉन्क जवाब देता है कि काफी समय पहले मेरा रियल नाम लैंसेलॉट था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आयरिस की तरफ जाता है जहां पे हेड प्रीस्ट उसे गोल्डन चेहरे वालों में से एक बनाता है, यानी कि उसे ट्रिनिटी गार्ड का एक मेंबर बनाता है, क्योंकि अब सबकी नजर में आयरिस ने नीमोए की जान ले ली है, नीमोए को मार दिया है। इसकी वजह से आयरिस को अब काफी रिस्पेक्ट मिल रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नीमोए की तरफ जाता है जो कि एपिसोड 1 की स्टार्टिंग की तरह पानी में डूब रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और इसी के साथ सीजन 1 ऑफ कर्स्ड भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब मैं अपने उच्च विचार प्रकट करना चाहूंगा। तो पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि सीरीज के अंदर पोटेंशियल था, जो इसका कॉन्सेप्ट था, जो इसकी स्टोरी लाइन थी वो एक्चुअल में अच्छी थी, पर इसकी एग्जीक्यूशन काफी खराब तरीके से करी गई है, जिसकी वजह से सीरीज को देखना काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है और सीरीज के अंदर काफी सारी स्टूपिड चीजें भी हैं, नॉट टू मेंशन सीरीज के प्लॉट होल्स और अनएक्सप्लेन्ड चीजें। सो मैं सीरीज को 10 आउट ऑफ 6 स्टार्स देना चाहूंगा, क्योंकि स्टिल मुझे सीरीज एंटरटेनिंग लगी, मतलब कि कम से कम टाइम पास करा देती है। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को सीरीज कैसी लगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।